बोलेंगे एक साथ साइमल्टेनियसली बोलेंगे, पहला बोलेंगे सभी लोग, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा। एक साथ बोलेंगे, आ नहीं रहा आवाज। आर डैश इक्वल रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ए डॉट बी की वैल्यू, ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा एन कैप। बाकी लामीज थ्योरम हेडिंग डाल देंगे आप। लामीज थ्योरम अप्लीकेबल कहाँ पे होता है? जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लीकेबल कहाँ पे है? पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कहाँ पे अप्लीकेबल होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में। तो वैसे लामीज थ्योरम अप्लीकेबल कहाँ होता है? लामीज थ्योरम अप्लीकेबल कहाँ होता है? तो ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम होना चाहिए। ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम, हाँ जी, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, वहीं पे क्या होगा? लामीज थ्योरम अप्लीकेबल है। और कितने फोर्सेस के तो प्रेजेंस में इक्विलिब्रियम में होगा? तो ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम इन प्रेजेंस ऑफ 3, तो 3 फोर्सेस के प्रेजेंस में ऑब्जेक्ट किसमें होना चाहिए? इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। और वहाँ पे कितने फोर्स प्रेजेंट होने चाहिए? 3 या 4 या 5, क्या होना चाहिए? तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 3 फोर्सेज, 3 फोर्सेज के प्रेजेंस में ऑब्जेक्ट कैसा है? इक्विलिब्रियम में। ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 3 फोर्सेज। ये कहता क्या? जैसे आपको याद होगा पाइथागोरस थ्योरम होता ही क्या है? तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ऐसा थ्योरम होता है। तो वैसे ही है क्या? इन कंडीशन में एप्लीकेबल होगा, 3 फोर्सेज के प्रेजेंस में ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा। है क्या ये? तो देखें कोई ऑब्जेक्ट आपका ये, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, और 3 फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं। 3 फोर्सेज F1 F2 F3 एक्ट कर रहे हैं। इन फोर्सेज के प्रेजेंस में ऑब्जेक्ट के साथ इक्विलिब्रियम में F1 F2 F3, 3 फोर्सेज F1 F2 F3। पेयर वाइज बताओगे, दो एक पेयर बताओगे फोर्सेज का। एक पेयर कौन हो गया? F2 हो गया। दूसरा पेयर कौन हो गया? कौन हो गया? तो ऐसे पेयर वाइज ये ऐसे देख लिया आपने। तो ऐसा ले लें आप कि ये अल्फा एंगल है, और ये एंगल बीटा है, और ये एंगल क्या है? गामा है। अल्फा कौन सा एंगल है? तो F1 के अपोजिट एंगल बोलते हैं। F1 के अपोजिट एंगल, अल्फा इज द एंगल अपोजिट टू F1, क्या बोलते हैं? अल्फा इज एंगल बिटवीन F2 एंड F3। बेटा क्या है? एंगल बेटा, या बेटा एंगल बिटवीन तो F1 एंड F3। और गामा क्या? तो F3 का अपोजिट एंगल है, बोलेंगे तो F1 एंड F2। तो ये थ्योरम कहता क्या? लामीज थ्योरम कहता है कि डेट दिस रेशियो विल रिमेन कंजर्व्ड। लामीज कहता है कि F1 बाई साइन अल्फा, जब फोर्स F1 लिखोगे तो उसको क्या बोलते हैं? रिमेनिंग दो जो फोर्स है उनके बीच का एंगल का साइन लिखोगे। और जब फोर्स F2 लिखोगे तो रिमेनिंग दो क्या होगा हमारे? F1 एंड F3, तो उनके बीच का एंगल का साइन। और जब F3 यूज करोगे तो डेट विल F1 बाई साइन अल्फा, F2 बाई साइन बीटा, F3 बाई साइन गामा। तो दैट रेशियो विल रिमेन कंजर्व्ड। F1 F2 F3 3 फोर्सेज हैं, उसके प्रेजेंस में ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में। F1 F2 F3 3 फोर्सेज हैं, उनके प्रेजेंस में ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में। F1 बाई साइन, F2 बाई साइन बीटा, F3 बाई साइन गामा, दैट रेशियो विल रिमेन कंजर्व्ड। ये रेशियो की वैल्यू कंजर्व होगी। कितने अननोन हो गए यहाँ पे? F1 F2 F3 अल्फा बीटा गामा, कितने अननोन हो गया? 5 या 6? 6 लोग हैं। F1 F2 F3 अल्फा बीटा गामा, टोटल कितने हो गए हमारे? 6 अननोन। 4 गिवन होंगे। कितने गिवन होंगे? रिमेनिंग 2 यहाँ से निकाल लेंगे। 4 मान लिया, सपोज कर लें आप। देखिए इधर, सपोज कर लिया एक पार्टिकुलर केस में F3 गिवन है, F3 गिवन है, और अल्फा बीटा गामा ये गिवन है। तो F1 F2 की वैल्यू निकाल लोगे।
F2 की वैल्यू इनको इक्वेट कर दोगे, इस वाले को इक्वेट कर दोगे तो F2 निकल जाएगा, और इसको इक्वेट कर दोगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, F1 निकल जाएगा। यहाँ पे टोटल 6 लोग हैं, कोई 5 गिवन 4 गिवन होगा, 5 और 6 निकाल लेंगे। अगर F2 निकालना तो इस रेशियो को ले लोगे, ऐसा करते हैं तो क्या निकल गया हमारा, F2 की वैल्यू निकल के आ गई। इन दोनों को सोल्व कर लेंगे और इनको सोल्व कर लें तो W F1 की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से क्या बोलेंगे आप, आउट ऑफ 6 एनी 4 विल बी गिवन, रिमेनिंग 2 को यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे, F1 बाई साइन अल्फा, F2 बाई साइन बीटा, F3 बाई, ये इस पे कौन से टाइप के क्वेश्चंस होंगे, तुम पूछोगे कहाँ पे अप्लाई करूँगा, तो मैंने थ्योरम तो यहाँ पे पढ़ दिया। ये क्या बोल सकते इसे, ये कोई एक चैप्टर नहीं है, ये क्या हमारा मैथमेटिकल टूल है। आगे हम न्यूटन लॉ पढ़ रहे होंगे, फिजिक्स होंगे, इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे होंगे, कहीं भी ये एप्लीकेबल हो जाएगा। जहाँ पे वेक्टर पढ़ रहे होंगे ये थ्योरम एप्लीकेबल है, और ऐसे तुम क्या करोगे, अप्लाई करोगे। 4 गिवन होंगे, क्या कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे। इसके क्वेश्चंस यहाँ भी वेक्टर में भी मिलेंगे, और आगे जो है न्यूटन और इलेक्ट्रोस्टैट और मैग्नेटिज्म में कहीं भी जरूरत हो जाएगी। कहीं भी हमें पता है, जैसे पाइथागोरस का कोई चैप्टर थोड़ी होता, जहाँ रिक्वायरमेंट हो गई तो आप क्या कर देते हैं, तो अप्लाई कर देते हैं। सेम केस इसके साथ भी है, तो जल्दी से सोल्व आउट कर लें। T1 T2 की वैल्यू निकालनी है। ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका वेट W है, और 2 स्ट्रिंग से क्या कर दिया गया, तो हैंग आउट कर दिया गया। 2 स्ट्रिंग से इसे लटका दिया गया है, ये W है, ऑब्जेक्ट का वेट W। ये T1 T2 निकालना है। लटका दोगे तो क्या डेवलप होगा, स्ट्रिंग में क्या डेवलप होता है, स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप होता है। T1 T2 निकालना है आपको, ये स्ट्रिंग में जो टेंशन है उसकी वैल्यूज निकालना है। ये T1 एंड T2 की वैल्यूज निकालने हैं, और गिवन क्या है, ये एंगल अल्फा और ये एंगल बीटा गिवन है। ये अल्फा एंड बीटा गिवन है, और निकालना क्या है, T1 एंड T2। क्या क्या दिया, अल्फा बीटा एंड W गिवन है, T1 T2 निकालना है। T1 T2 की वैल्यू फाइंड करनी है। 3 फोर्सेज हैं ऑब्जेक्ट पे, हैं 1 2 3, 3 फोर्सेज हैं। बाकी जो देख लेंगे, T1 ये है, T1 अगर ये फोर्स है तो रिमेनिंग 2 फोर्स इनके बीच क्या करना होगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, 90। ये वाला एंगल T2 लिखेंगे तो इसके सामने वाला एंगल 90 प्लस अल्फा, अल्फा प्लस 90, हाँ। और जब W लिखेंगे तो इसके सामने वाला 180 है, कितना जाएगा, पाई माइनस अल्फा माइनस बीटा। क्लियर हो गया वो लोगों को, तो डेफिनेटली इक्वेशन में डालोगे तो चूंकि हमें W पता है, अल्फा बीटा पता है, तो क्या निकल के आ जाएगा, T1 एंड T2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अप्लाई कर दें, आप कोशिश करें एक बार लिखने के लिए। T1 T2 की वैल्यू आप थ्योरम अप्लाई करेंगे, आपको निकल के आ जाएगा वैल्यू ऑफ T1 एंड T2। W के टर्म्स में, W अल्फा बीटा के टर्म्स में। देख लें T1 के सामने, देख लिया ये एंगल, T1 के सामने कौन सा एंगल, ये वाला एंगल है। ये टोटल एंगल कितना हो गया, 90 प्लस बेटा, डेट विल T1 अपॉन साइन 90 प्लस बेटा। और T2 के लिए, तो T2 के सामने ये वाला एंगल है, तो डेट विल दिस एंगल विल बी, यहाँ से पूरा एंगल ये वाला,
तो डेट विल बी T2 अपॉन साइन 90 प्लस अल्फ़ा इजिकल टू कितना W, ये वाली बात। तो डेट एंगल विल बी साइन पाई माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। ऐसा लिख लिया आपने, ये थ्योरम अप्लाई कर दिया। ये जो अप्लाई किया था क्या कोई लामीज आपने अप्लाई कर दिया। अब क्या लिख लेंगे, तो इनको और इनको इक्वेट कर लें। ये कितना हो जाएगा T1 बाई कॉस बीटा लिखा हुआ। ये क्या लिखो T1 बाई, और ये इनको और इनको इक्वेट कर रहा हूँ, इनको और इनको इक्वेट कर रहा हूँ। दिख गया बोलो, यहाँ देख लेंगे, ये और ये इक्वेट कर रहा हूँ। तो डेट विल बी W अपॉन साइन पाई माइनस क्या है, तो बेसिकली ऐसा लिखा हुआ, ये ऐसा लिखा हुआ। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा ही होता है। तो ऐसा निकल के आ जाएगा। अब T1 की वैल्यू कौन बोल सकता है, तो T1 विल बी W टाइम्स कॉस बेटा बाई साइन अल्फा प्लस बेटा। डेट विल बी द वैल्यू ऑफ T1, डेट विल बी द वैल्यू ऑफ T1। T2 के लिए कौन बता देगा, यहाँ से इक्वेट कर देंगे तो डेट विल गिव यू T2। साइन 90 प्लस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, तो डेट विल T2 बाई कॉस अल्फ़ा W बाई साइन पाई माइनस थीटा। तो डेट विल साइन अल्फ़ा प्लस बेटा। T2 की वैल्यू W कॉस अल्फ़ा बाई साइन अल्फ़ा प्लस बेटा। क्लियर है ये। तो T1 T2 ऐसे निकाल लोगे। इसको सोल्व करने के तो आगे चैप्टर्स में अनदर मेथड्स भी देखेंगे, जहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बैलेंसिंग से भी आंसर निकल जाएगा। बट लामीज थ्योरम हमें पता होना चाहिए। लामीज थ्योरम अगर अप्लाई करेंगे तो काफ़ी जगहों पे सॉल्यूशन आसानी से निकल जाता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इक्विलिब्रियम करेंगे मे भी वहाँ पे लेंथी पड़ सकता है। तो दोनों में जानने की जरूरत होती है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इक्विलिब्रियम अर्लियर हमने देख रखा, लामीज भी आपने देख लिया। दोनों क्या है, मैथमेटिकल टूल है सोल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन सोल्व करने की हमें जरूरत पड़ेगी इससे। क्लियर हो गया लोगों को। इन तीन फोर्सेस के प्रेजेंस में तो इक्विलिब्रियम में है। बाकी यहाँ पे तीन फोर्सेस थे हमारे, इस सब्जेक्ट पे तीन फोर्सेस ये एक्ट कर रहे थे। वेक्टर में क्या लिखोगे इसे, बोले ये इक्विलिब्रियम में है। ये तीन फोर्सेस के प्रेजेंस में इक्विलिब्रियम में था हमारा सिस्टम। वेक्टर इक्वेशन क्या बना लोगे यहाँ से, एक तो लामीज इक्वेशन बनाया ना, लामीज को वेक्टर फॉर्म में क्या लिख लोगे, डेट विल T1 प्लस T2 प्लस W डेट विल इक्वल टू 0। सही है गलत है, ये गलत है, ऐसा लिख देंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा। एक इक्वेशन ये भी होगा T1 प्लस T2 प्लस W डेट वेक्टर समेशन विल बी इक्वल टू 0। अगर वो इक्विलिब्रियम में तो कहीं ऑप्शन जहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन बनाए जाते तो ये ऑप्शन भी ट्रू है। T1 प्लस T2 प्लस वेक्टर सम T1 T2 एंड W का वेक्टर सम 0 होगा। इक्विलिब्रियम बोल ही रहा है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है उनका वेक्टर सम क्या होना, 0 होना। तो डेट इज ऑल्सो अप्लीकेबल। तो नेक्स्ट लाइक तो टॉपिक में मूव करेंगे रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट क्या डिफाइन करते हैं बताएंगे आप लोग। रेस्ट मतलब रेस्ट का मतलब डेफिनेशन क्या होता है, गुड बोलेंगे। फिजिक्स के पढ़ते किसके रिस्पेक्ट में, फिजिक्स में पोजीशन और टाइम मतलब, तो टाइम को तो टाइम जो इंटरवल जो है तो प्रोसीड कर रहा है तो इस इंटरवल को टाइम बोलते हैं हम लोग। तो रेस्ट को भी डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड पोजीशन, और मोशन को भी किसके टर्म्स से डिफाइन करते हैं, इन टर्म्स ऑफ तो पोजीशन एंड टाइम। तो अगर पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड रेस्ट। इफ पोजीशन डज नॉट चेंज विथ टाइम दैट कंडीशन इज कॉल्ड, पोजीशन चेंज नहीं होगा तो दैट इज कॉल्ड रेस्ट। डिफिनेशन समझ लिया होगा लोगों ने, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा तो दैट इज कॉल्ड रेस्ट। जब रेस्ट में पोजीशन चेंज हो ही नहीं रहा, दो वेरिएबल्स है हमारे पास, पोजीशन एंड टाइम चेंज हो रहा है बट पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा। तो बस यहाँ पे कुछ भी है तो फिजिकल क्वांटिटी स्टडी करने को नहीं मिलता। ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हो जाता है।
रेस्ट का डिफिनेशन बस इतना ही होता है कि पोजीशन डज नॉट चेंज विथ टाइम और टॉपिक इज कंप्लीट। इसमें कोई फिजिकल पैरामीटर जन्म नहीं लेता। क्लियर बात हो गई। तो नेक्स्ट बोलते हैं हम लोग क्या, मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। रेस्ट का डिफिनेशन समझ आ गया लोगों को? पोजीशन चेंज नहीं कर रहा टाइम के साथ, टाइम तो चेंज कर रहा है बट पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड रेस्ट। जबकि मोशन के बारे में तो आपको समझ में आ गया होगा, तो टाइम के साथ क्या चेंज कर रहा हो, तो पोजीशन चेंज कर रहा हो, तो दैट इज कॉल्ड मोशन। पोजीशन चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ दो वेरिएबल्स आते हैं और उन वेरिएबल्स के बेसिस पे तो नेक्स्ट वेरिएबल को हम लोग डिफाइन करते जाएंगे। वेरिएबल्स क्या क्या आते हैं, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जब पोजीशन चेंज कर रहा है ऑब्जेक्ट का तो क्या होगा, तो मेजरमेंट आएगा। तो मेजरमेंट क्या था, वन इज द डिस्टेंस और अनदर इज द डिस्प्लेसमेंट। दो फिजिकल क्वांटिटी का जन्म होता है यहाँ पे, दो फिजिकल क्वांटिटी जन्म लेता है यहाँ पे। ये दोनों का मीनिंग कहाँ पे होता है, तो जब ऑब्जेक्ट हमारा किस में होगा, मोशन में होगा, तभी डिस्टेंस भी तो मेजरमेंट होगी और डिस्प्लेसमेंट का भी मेजरमेंट होगा। क्लियर है ये बात? तो कंपैरेटिव स्टडी का हम लोग देखेंगे इनको मेजर कैसे किया जाता है और इनके फिजिकल लाइक इनका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्या है, इनका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्या है। तो देख लिया, एक बार कलम रख दें और इन्फॉर्मेशन आप सुन ले, आपको याद हो जाएगा। जो 5-6 थ्योरेटिकल पॉइंट है इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं थ्योरी वाले, कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। तो आराम से एक बार देख ले, कलम रख देंगे, आराम से स्टोरी सुन लेंगे, उसके बाद जो है आपको ये जो भी इससे थ्योरेटिकल पॉइंट है आपको याद हो जाएगा। सुनागा ये क्या लिखा हुआ, अगर ऐसा लिख दें ये क्या लिखा हुआ, क्या मतलब होता? प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब। और सुना होगा कि क्या वेजिटेरियन खाते हैं नॉन वेजिटेरियन खाते हैं? वेजिटेरियन खाते हैं। और पूरी दुनिया में क्या लगा रखा है, ये क्या लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ? सुना होगा ना कि कहीं दूसरे देश में जाओगे, अपने देश में तो पता नहीं चलता, दूसरे देश में जाओगे तो मोदी साहब का इफेक्ट पता चलेगा। ऐसे जानते हो नहीं जानते? अरे सुना होगा कि यूक्रेन में जो लोग भाग रहे थे तो इंडिया के झंडा को अलाउ किया गया था, बाकी सबको क्या किया जा रहा था? ऐसे नहीं पता तुम्हें? पता है ना, तो पूरी दुनिया में क्या लगा रखा? जब झंडा दिखा दो कोई रोकेगा नहीं तुम्हें। झंडा का मतलब ये हो गया क्या, मोदी साहब सामने खड़े हैं। और तुमने सुना होगा भोजन में क्या लेते हैं वो, सुना होगा ना कि वेजिटेरियन है, ये पता नहीं है तुम्हें? हैं? चले यार देखें यहाँ पे हमारे जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के 6 पॉइंट हैं, थ्योरेटिकल पॉइंट क्लियर हो जाएंगे यहाँ से। ये बोलेंगे पहला पॉइंट क्या बताएंगे आप, जैसे एस फॉर स्केलर, डिस्टेंस क्या होता है, और उसका तो कंट्रास्ट में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दैट इज ए वेक्टर। ए फॉर तो दैट इज एक्चुअल पाथ लेंथ, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ, डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ लेंथ को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। एक्चुअल पाथ लेंथ इज द डिस्टेंस। अब इसका तो कंट्रास्ट में बोल देंगे, तो कंट्रास्ट में क्या बोलेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। 3 नाम बोल रहा हूँ, या तो इसको क्या बोले, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, या दूसरा क्या बोले इसे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, या इसको तीसरा नाम क्या बोले, तो दैट विल, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम, ये तीनों नाम का मतलब क्या पूछा जा रहा है आपसे, डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट पूछे, या डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पूछे, या फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इन सभी का मीनिंग क्या है यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट से मीनिंग है। वो क्वेश्चंस में अलग जगहों से तो पूछा जाएगा, मेजर क्या करना होगा, डिस्प्लेसमेंट, नाम उनका सबका एक ही है। तो इधर याद हो गया लोगों को, इधर क्या बताया, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर,
फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो पहला ए का मतलब ये एक्चुअल पाथ लेंथ था डिस्टेंस के लिए, और नेक्स्ट ए वन, एक बार और ए आता हमारा, तो वन नेक्स्ट ए का मतलब क्या है, तो डिस्टेंस बाई टोटल डिस्टेंस बाई टाइम कर दोगे तो एवरेज स्पीड बन जाता है। इस ए का मतलब क्या है, तो टोटल डिस्टेंस बाई टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस बाई टाइम टेकन, दैट इज द एवरेज स्पीड, ए फॉर एवरेज स्पीड। यहाँ पे ए फॉर एवरेज स्पीड, स्पीड को यूजुअली भी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो सैम्बल ऐसा दिया हुआ है इसका मतलब क्या होता है, एवरेज का सैम्बल होता है। तो कहीं पे लिखा हुआ तो क्या लिखा हुआ वो, एवरेज स्पीड लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ ऊपर, एस फॉर स्केलर, तो डिस्टेंस स्केलर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है कंट्रास्ट में। और इसका 3 नाम जो बोला इसका, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर है माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, मिनिमम डिस्टेंस लिस्ट डिस्टेंस 2 पॉइंट। और नेक्स्ट ए के बारे में क्या बोला गया, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, दैट इज द एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, दैट इज एवरेज स्पीड। ए फॉर एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस समेशन ऐसा लिख दिया, और टोटल टाइम समेशन टोटल टाइम का, दैट इज एवरेज स्पीड। और राइट में क्या लिख लोगे, तो एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टेकन, ऐसा सैम्बल दीजिए, किसका सैम्बल है ये, एवरेज वेलोसिटी का, वेक्टर लगा दिया ना ऊपर, तो क्या लिख लो ऊपर, तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट जो होगा और टाइम टेकन से डिवाइड कर देंगे। पहला एस था, दूसरा ए, तीसरा ए, नेक्स्ट क्या था हमारा, जी। जी का मतलब होता क्या है, जी का मतलब सुना होगा ग्रेट ब्रिटेन, ये जी जो है ग्रेटर होता, जी किसके लिए स्टैंड कर रहे हैं यहाँ पे, तो बोलो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। समझ आई बात नहीं आई, या एक स्पेशल केस में जब ऐसे ही जा रहा ऑब्जेक्ट सीधे जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, डिस्टेंस बराबर होगा। समझ आई बात नहीं है, अदरवाइज डिस्टेंस क्या होता है, और किसी भी केस में जैसे तुम जा रहे हो, क्या कर रहे हो, जा रहे हो तो सीधा जा ही रहो, तो उस केस में क्या बोलोगे, इक्वल होगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, वो स्पेशल केस है। यूजुअली ऐसा होता है कि तुम जा रहे हो, जाते ही रहते हो क्या, नहीं ना, तुम जा रहे हो रास्ते में मैकडोनाल्ड दिखा रहे, तुम उधर घुस जाते हो, कुछ नाच गान नहीं करते हो, हाँ या नहीं, क्या करते हो, चलो मैकडोनाल्ड लौट भी जाते हो, मेजरमेंट करेंगे तो ज़्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कम होगा। गए और फिर लौट गए, तो क्या प्रोसेस में दिक्कत आएगी लोगों को, जाने में दिक्कत है, उसके बाद वहाँ से लौटने में दिक्कत होती है। लौटने में दिक्कत का मतलब ये मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जहाँ पे बेंड करके टर्न कर जाएगा, ये पता नहीं चलता लोगों को। तुम मेरे पास जितने क्वेश्चन लेके आओगे, तुम्हारे जो डाउट होंगे उसमें 90% क्वेश्चन में यही वाला केस रहेगा, जहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या करेगा, जाएगा, जाता रहेगा, तो आप नॉर्मल कोई भी नॉर्मली उसका सोल्यूशन निकल जाता है। जब जा रहा है फिर क्या कर जाएगा, वो लौट जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन तो हमें दिक्कत आएगी। अगर इस पॉइंट को तुम मेंशन कर लिया कि इस तरह के क्वेश्चंस को मैं टैकल कर लूँगा, तो तुम्हारे जो है तो ऑलमोस्ट डाउट क्लियर हो जाएगा, कोई आपको डाउट आएगा ही नहीं। फिर समझ आई बात नहीं। तो वहाँ पे क्यों दिक्कत आती है, क्योंकि जब ये वाला केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है, तो मेजरमेंट एवरेज काम करो वो तो भी निकल जाता है। जबकि ये वाला में क्या होता है, स्पेशली एग्जैक्टली एक्चुअल पाथ लेंथ करना ही पड़ता है, यहाँ से यहाँ तक गया फिर लौट गया है। समझ आई बात नहीं। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और फिर वापस लौटने का डिस्टेंस निकाल कर टोटल क्या करेंगे, ऐड करना पड़ता है। डिस्प्लेसमेंट पूछिएगा तो इनिशियल और फाइनल के बीच का तो मेजरमेंट करेंगे, क्लियर बात हो गई। इनिशियल और फाइनल का मेजरमेंट लेंगे। तो बेंडिंग वाले क्वेश्चंस में दिक्कत आती है, अदरवाइज तो किसी क्वेश्चन में तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, जी फॉर, तो डिस्टेंस जो है बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से, और एक केस में इक्वल हो जाता है। जब क्या होगा हमारा,
ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली किधर चलता रहेगा, तो स्ट्रेट में ही चलेगा। तो वहाँ के क्या होगा हमारा, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। अदरवाइज डिस्टेंस बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, तो डिस्टेंस अगर बड़ा होगा तो कौन बड़ा हो जाएगा फिर से, अगर डिस्टेंस बड़ा होगा तो एवरेज स्पीड भी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी से बड़ा होगा। एवरेज स्पीड ज़्यादा होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी हमारी, कम होगी। क्लियर हो गया वो लोगों को। तो नोट कर लोगे, डिस्टेंस बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से, डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, या फिर एवरेज स्पीड ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। तो दैट इज द कंडीशन। क्यों ये, अगर ये ऐसा ये फॉलो कर रहा है तो ये भी ऐसे ही क्यों फॉलो करता है, क्योंकि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो टाइम से रेशियो लोगों तो यही क्या बन जाता है, इसी को तो एवरेज स्पीड बोलते हैं और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग। क्लियर हो गया लोगों को। तो जी फॉर, तो जी भी क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्या था हमारा, पी मतलब पी फॉर पॉजिटिव। तो डिस्टेंस या स्पीड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा, जीरो भी होगा, सब कुछ हो सकता है। डैट विल जीरो एज वेल एज पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव। कौन सब कुछ हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट या एवरेज वेलोसिटी, निगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव, ऑल वैल्यूज आर एक्सेप्टेबल। जबकि डिस्टेंस के लिए या स्पीड के लिए तो डैट विल ओनली तो पॉजिटिव होगा। और एक केस में जब तुम्हारा मोशन हो ही नहीं रहा तो वर्चुअल केस से बोलोगे, अगर मोशन नहीं हो रहा तो वहाँ पे डिस्टेंस भी क्या बोल दोगे तुम, जीरो, और एवरेज स्पीड भी। बट वो स्पेशल केस है, अदरवाइज जो है तो जब जो कॉमन जो है तो प्रैक्टिकल केस हो तो वहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी, कुछ ना कुछ मेजर होगी और पॉजिटिव आएगी। एक हाइपोथेटिकल केस जहाँ पे मोशन हो ही नहीं रहा, ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, तो वहाँ पे डिस्टेंस कितना बताओगे, जीरो बताएंगे। अदरवाइज डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, तो पॉजिटिव बात हो गई। एवरेज स्पीड भी पॉजिटिव होगा, बट एवरेज वेलोसिटी सब कुछ हो सकता है। तो वन मोर इज, तो लास्ट में क्या है, एम फॉर क्या बोलते हैं, मल्टी वैल्यूड, एम फॉर मल्टी वैल्यूड। तो डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच में मल्टी वैल्यूड होता है। देखो इधर ए से बी, कहाँ से कहाँ, अगर तुम ए से बी जा रहे हो, ऐसे तुम सपोज किया कि तुम किसी बस से जा रहे हो, बस ऐसे तुम्हें घुमा के ले गई, ठीक है। दूसरा कोई बाइक वाला, बाइक वाले के पास क्या फ़ायदा होता है, वो कहीं से रास्ता बेंड करके घुस जाता है, तो बाइक से ऐसे जा रहा है। कोई क्या कर रहा है, तो ट्रेन से जा रहा है, ट्रेन ऐसे ले जा रहा है उसको, जा रहा है ए से बी जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ए टू बी जा रहा है। बट ये रास्ते से जब जाएगा तो भी पहुँचा तो ए से बी, इस रास्ते से गया, पहुँचा कहाँ, इस रास्ते गया। काफ़ी लोग जो है तो कोई साइकिल से चला गया, ए से बी ऐसे पहुँच गया। समझ आई बात नहीं है। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है तो अलग अलग वैल्यूज ले सकता है, मल्टी वैल्यूड। इसी को बोलते हैं जब इस रास्ते से जाएगा तो डिस्टेंस अलग होगा, इसमें अलग होगा, इसमें अलग होगा और इधर अलग होगा। क्लियर बात हो गई। तो डिस्टेंस तो दो पॉइंट तो मल्टी वैल्यूड होते हैं। बट जो है डिस्प्लेसमेंट इन हर एक केस के लिए, अगर ए से बी गया ऐसे, अगर वो बस से गया तो डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट यही होगा। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ को बोलते हैं। बस से गया तो भी डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा, तो कितना बताओगे। अगर वो बाइक से गया तो भी डिस्प्लेसमेंट ऐसा बताओगे। ट्रेन से गया तो भी डिस्प्लेसमेंट क्या बताओगे, ये वाला स्ट्रेट लाइन जो ज्वाइन करोगे तो डैट विल बी, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट, हाँ, जो डिस्प्लेसमेंट हर एक पाथ के लिए यही होगा। डिस्प्लेसमेंट हर एक पाथ के लिए यही होगा। अलग अलग रास्ते से जाएगा। बोल रहे हैं कि कोई पर्सन जो है तो यहाँ से यहाँ किससे गया, तो बस से ट्रेवल कर रहा है या ट्रेन से ट्रेवल कर रहा है, तो बस से ट्रेवल करते समय इतनी डिस्टेंस है, ट्रेन से ट्रेवल करते समय इतनी नया डिस्टेंस है। तो वो क्या बताएंगे कि वो जब बस से चल रहा है ट्रेन से चल रहा है, क्या है तो डिस्टेंस होंगे। तो बोले बस से ट्रेवल किया तो एवरेज स्पीड निकालो,
तो बस जितना डिस्टेंस था टाइम से डिवाइड कर दोगे, बस का एवरेज स्पीड निकल जाएगा। ट्रेन का एवरेज स्पीड है तो ट्रेन जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और टाइम जितना लिया उससे क्या निकल जाएगा, ट्रेन का एवरेज स्पीड निकल जाएगा। बट पूछेगा कि बस का एवरेज वेलोसिटी निकालो या ट्रेन का एवरेज वेलोसिटी निकालो, तो उस केस में क्या रहेगा, बस हो या ट्रेन हो या साइकिल हो, हर एक केस में डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा हमारा, तो सेम रहेगा। समझ आई बात नहीं है? करस्पॉन्डिंग टाइम से डिवाइड कर दोगे, बात हो गई। और यहाँ से ही दिख रहा है कि क्या कौन बड़ा है, डिस्टेंस बड़ा है या डिस्प्लेसमेंट बड़ा है, दिख रहा नहीं। ये ऐसे मेजर करोगे बड़ा होगा और ये वाला क्या होगा हमारा, तो छोटा पड़ेगा। क्लियर हो गया लोगों को? तो डिस्टेंस इज मल्टी वैल्यूड, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या होता है हमारा, मल्टी वैल्यूड होता है। और जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सिंगल वैल्यूड होगा, यूनिक वैल्यूड होगा। सिंगल वैल्यूड बोलते हैं या यूनिक वैल्यूड बोलेंगे, सिंगल वैल्यूड यूनिक वैल्यूड। याद हो गया, SAAGPM 6 थ्योरेटिकल पॉइंट कुछ जगहों पे क्वेश्चंस रहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉल्स। तो यहाँ से तो थ्योरेटिकल पॉइंट के तो आंसर निकाल सकते हो तुम। पहले क्या है इसके लिए, तो डिस्टेंस इज स्केलर, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर। ये इसके लिए स्टैंड कर रहा है, तो दिस इज द एक्चुअल पाथ, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, लाइक डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। या फिर इसे क्या बोलेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट एज, तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम इज द एवरेज स्पीड और डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टेकन इज द एवरेज वेलोसिटी। जी फॉर ग्रेटर, तो डिस्टेंस या एवरेज स्पीड ग्रेटर होता है डिस्प्लेसमेंट या एवरेज वेलोसिटी से। स्पेशल केस में जब सीधा ही मोशन होता जा रहा है तो ये दोनों क्या होंगे हमारे, इक्वल हो जाएंगे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी बराबर हो जाएगी, एक स्पेशल केस में। जबकि ये जो है हमारा, तो डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, एवरेज स्पीड पॉजिटिव होगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव, जीरो, पॉजिटिव सब कुछ हो सकते हैं। और एम फॉर, तो डिस्टेंस 2 पॉइंट के बीच में मल्टी वैल्यूड होता है, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, तो सिंगल वैल्यूड होता है, यूनिक वैल्यूड होता है। क्लियर हो गया लोगों को? तो 6 पॉइंट याद हो गया था, किन को याद हो गया, किसी को नहीं? हर एक को याद हो जाना चाहिए और आगे भी याद रहना चाहिए। तो थ्योरेटिकल पॉइंट आपने मेजरमेंट कर लिया कि ऐसे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में मेजरमेंट होते हैं। बाकी जो पॉजिटिव निगेटिव जीरो का एग्जांपल ले लें, कैसा डिस्प्लेसमेंट, लाइक वेरियस जगहों पे अर्लियर भी एग्जांपल दिया था। डिस्प्लेसमेंट जीरो का एग्जांपल कहाँ पे दिया था, सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट जीरो का एग्जांपल, ऐसा कभी एग्जांपल दिया था? हाँ, जाके वापस आना, बताया था, ऐसा बताया होगा कि ससुराल गया और वापस लौट गया। पर्सन कहाँ से, घर से कहाँ गया, ससुराल, और फिर कहाँ लौट के आ गया, वापस घर आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या बताएंगे, समझ आई बात नहीं? कल क्या स्टोरी ऐसा है कि कल जो है ना कि तो घर से अपनी वाइफ को ससुराल ले गए और फिर कहाँ ले आए, तो क्या बताएंगे, डिस्प्लेसमेंट जीरो, एवरेज वेलोसिटी कितना, जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो एवरेज वेलोसिटी भी। क्लियर बात हो गई? घर से बीवी को कहाँ ले गए, ससुराल, तो अभी डिस्प्लेसमेंट क्या बताएंगे। ये मेजरमेंट यहाँ से कर रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट से, तो स्टार्टिंग पॉइंट से तो राइट में अगर है, स्टार्टिंग पॉइंट से राइट में, तो डिस्प्लेसमेंट को क्या मानते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट से राइट में डिस्प्लेसमेंट को क्या मानेंगे, मतलब कुछ पॉजिटिव निगेटिव बताने के लिए रेफरेंस लेना पड़ता, तो ओरिजिन को रिस्पेक्ट में लेते हैं। तो ओरिजिन से राइट में ससुराल गए, ससुराल में ये भी हैं, तो क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट चल रहा है। समझ आई बात नहीं है? ठीक है ये। और ससुराल में हैं, अब लौट रहे हैं, अभी लौटे नहीं घर पे, तो अभी भी डिस्प्लेसमेंट क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कुछ होगा। और फाइनली घर पे लौट गए तो जीरो हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, समझ आ गया लोगों को? और फर्दर जो है, अब घर से गए ससुराल, ससुराल से फिर से क्या गए, तो घर में गए, आपके घर से पड़ोसी के घर में चले गए, पीछे की तरफ इधर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या बोलेंगे आप, तो निगेटिव बोलेंगे। और स्टार्टिंग पॉइंट से पीछे चले जाएंगे तो क्या होता है, वो निगेटिव हो जाता है। और स्टार्टिंग पॉइंट से अहेड रहेंगे तो क्या होता है, वो क्लियर हो गया लोगों को? और जिन वेक्टर्स को किसके रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं, तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलते हैं, पोलर वेक्टर। क्या बोलते हैं इसे? जिन वेक्टर्स को मेजरमेंट डिस्प्लेसमेंट को किसके रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं, और स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में नहीं,
डिस्प्लेसमेंट किसके रिस्पेक्ट में? जहां से स्टार्ट करते हैं वो उस पॉइंट से मेजर करते हैं। बोला ना फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस ओरिजिन वेक्टर, बोला क्या? फाइनल पोजीशन वेक्टर। ऐसे वेक्टर को क्या बोलते हैं? पोलर वेक्टर, जिनका मेजरमेंट स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में होता है। समझ आई बात नहीं है? तो याद हो गया होगा कि तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं। जहाँ पे पूछा जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो वहाँ पे वो स्पेशल केस है जहाँ पे ओरिजिन से ही मोशन स्टार्ट हो रहा है। समझ आई बात नहीं? देख लो यहाँ पे ये इसको उछाला जा रहा है। फिर से एक तो ससुराल वाले एग्जांपल दे दिया, एक डिस्प्लेसमेंट जीरो का एग्जांपल आता पहले दिया था मोदी साहब वाला। क्या दिया था एग्जांपल? बाइक वाला नहीं दिया था, कुछ भी याद नहीं रहता। हाँ ये देखो इनको याद रहता। मोदी साहब बिस्तर पे सोए थे और बिस्तर पे उठे, तो क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट जीरो डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है, बताया था। और मोदी साहब बिस्तर पे सोए और छत पे उठे, अरे उठ गया ना, खत्म ही बात। तो डिस्प्लेसमेंट क्या बोलेंगे? अरे पॉजिटिव, अरे ऊपर ना, छत ऊपर होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या बोलेंगे उसे? बिस्तर पे सोए और उठ गए, नीचे उठना है। हाँ जी, जमीन पे उठे, बिस्तर पे और जमीन पे उठे, तो क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर बात हो गई? जमीन पे समझ आता है कि बिस्तर पे सोने के बाद आदमी जमीन पे उठता है, ऐसा समझ में आता है? अरे ये समझ नहीं आता। ये तो कोई पीएम हो या सीएम हो या कोई नॉर्मल आदमी, कोई भी गिर सकता है रात में। रात बिस्तर से कोई भी गिर सकता है। कभी नहीं गिरा आज तक। अगर बिस्तर पे सोए और बिस्तर पे उठे तो क्या? और बिस्तर पे सोकर छत पे उठे तो बोलेंगे बिस्तर हमारा रेफरेंस है, ओरिजिन है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और उससे ऊपर चलेगा तो डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया बोलो? पॉजिटिव मेजरमेंट होगा। और कोई भी किसी भी रास्ते से ऐसे भी होता है कि मोदी साहब बिस्तर पे सोए थे, बीच में कहीं ऊपर गए थे, और फिर नीचे कहाँ पाया? सुबह में कहाँ पाया तुमने उनको? बिस्तर लाइक ज़मीन पे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या बोलोगे तुम? इनिशियल और फाइनल के रिस्पेक्ट में मेजर करते, बीच में क्या हुआ उससे मैटर नहीं करता। क्लियर हो गया होगा लोगों को? तो ये तीनों एग्जाम्पल याद रखोगे कि डिस्प्लेसमेंट का। बाकी दिख रहा होगा कि बड़ा छोटा का तो याद हो गया होगा। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऐसा तुमने देख लिया। एक मेजरमेंट का केस होता है, फटाफट मेजर कर लेंगे। डिस्टेंस एसटीडी फार्मूला बोलते हैं, बहुत फेमस है एसटीडी फार्मूला। एसटीडी फार्मूला क्या बोलते हैं? स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। एसटीडी फार्मूला स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। ये 7th क्लास में पढ़ाई होती है, यहाँ भी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पहले पूछे गए हैं, तो हम लोग यहाँ भी इस टॉपिक को डिस्कशन कर लेते हैं। एसटीडी फार्मूला, स्पीड एंड टाइम का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? डिस्टेंस के बराबर होता है। इन्हीं फार्मूले को 3 तरीके से यूटिलाइज करते हैं, और एवरेज स्पीड फाइंड आउट करते हैं। एक केस होता है एवरेज स्पीड, या तो ऐसे लिख लो इन फार्मूले को, या दूसरा क्या लिख सकते हो? अगर क्या दिया हुआ स्पीड एंड टाइम दिया हुआ तो गुना कर दो तो क्या निकल जाता? तो डिस्टेंस निकल जाता है। या ऐसा कर लें, डिस्टेंस एंड टाइम दिया हुआ, रेशियो ले लोगे तो क्या निकल जाएगा? तो स्पीड निकल जाएगा। या ऐसा कर लें आप, ये दिया हुआ क्या हमारा, तो डेट इज, तो डिस्टेंस एंड स्पीड दिया हुआ, तो क्या निकल जाएगा हमारा? तो क्या देखा इन फार्मूले से तुमने समझा क्या? मैंने 3 तरीके से स्टाइल मार रहे थे, या कुछ और बता रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि इसी फार्मूले को तो 3 तरीके से यूटिलाइज करूँगा। आगे का 15-20 मिनट जो है तो इसी फार्मूले को यूटिलाइज करने जा रहा हूँ। फार्मूला एसटीडी ही रहेगा। स्पीड एंड टाइम का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? डिस्टेंस के बराबर होगा। स्पीड एंड टाइम का तो प्रोडक्ट क्या होगा? डिस्टेंस के बराबर। एवरेज स्पीड का बेसिक एक ही फार्मूला अप्लाई करूँगा। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस भाई टोटल टाइम। अगर सिंपल सा ऐसा दिया हुआ एवरेज स्पीड, यहाँ भी क्वेश्चंस मिलते हैं, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो बस इतना ही दिया होगा, टोटल डिस्टेंस इतना चला और टाइम टोटल इतना है, तो क्या निकालो? एवरेज स्पीड। तो तुम रेशियो ले लोगे, ये कोई मैटर नहीं हो, तो तीसरी क्लास के लोग ऐसा कर लेते हैं, टोटल डिस्टेंस दिया हो, टाइम दिया हो, एवरेज स्पीड निकालो। समझ आई बात नहीं है? तो ये वाला कोई मैटर नहीं रहता। यहाँ मैटर क्या होता है? यहाँ पे 2 केस मैटर करता है। देखो इधर
एवरेज स्पीड निकालना, फाइंडिंग एवरेज स्पीड, फाइंडिंग एवरेज स्पीड। कुछ केसेस में क्या हुआ, तो क्या गिवन होगा, डिस्टेंस गिवन होंगे, डिस्टेंस गिवन होंगे और क्या गिवन होंगे, स्पीड गिवन होंगे, डिस्टेंस गिवन होंगे और स्पीड गिवन होंगे। डिस्टेंस गिवन है, टाइम इंटरवल गिवन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर तो रेशियो ले लो, आंसर हो गया। समझ आई बात नहीं है, हमें निकालना क्या है, एवरेज स्पीड, और दिया हुआ क्या है, डिस्टेंस दिया हुआ, स्पीड दिया हुआ। समझ नहीं आया बात, कन्फ्यूजन है ना, क्या स्पीड दिया हुआ तो एवरेज क्या निकालेंगे, हाँ एवरेज स्पीड क्या निकालेंगे फिर, अरे अलग अलग दिया रहेगा, एक ही केस दिया रहेगा तो वही हो जाएगा, स्पीड भी वही होगा, एवरेज स्पीड वही होगा ना। समझ में आई बात, अगर बोले 1 किलोमीटर चला 10 किलोमीटर पर आवर से, तो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, वही 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड भी है, और कौन सा है हमारा एवरेज स्पीड, उतना ही आ जाएगा। समझ बात नहीं है, बट दिया रहेगा 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर आवर से, और फिर अगले 2 किलोमीटर चला 20 किलोमीटर पर आवर से, और नेक्स्ट जो है अगला 3 किलोमीटर चला तो कुछ नया स्पीड से चला, तो क्या निकालो, पूरे मोशन का एवरेज स्पीड निकालो। क्लियर बात हो गई, ऐसा केस रहेगा। क्लियर हो गया लोगों को, डिस्टेंस दिया रहेगा, स्पीड दिया रहेगा, इतना चला इतना चला इतना चला, इतने स्पीड इतने स्पीड चला। क्लियर बात हुई नहीं हुई, तो टोटल मोशन का क्या निकालें आप, एवरेज स्पीड निकाल, टोटल मोशन क्या निकालें, तो क्या दिया रहेगा ऊपर देगा, हमें चाहिए क्या, एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस से लिए, और टोटल टाइम चाहिए, हमें दिया हुआ क्या है, डिस्टेंस दिया हुआ कि D1 चला, D2 चला, D3 चला। आप क्या करेंगे, D1 बाई V1 से टाइम निकाल लेंगे, D2 बाई V2 से टाइम निकाल लेंगे, D3 बाई V3 से टाइम निकालेंगे, T1 प्लस T2 प्लस T3, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, तो क्या निकल जाएगा हमारा, एवरेज स्पीड निकल जाएगा। बात क्लियर हो गई, क्या दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, तो डिस्टेंस एंड स्पीड दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, डिस्टेंस एंड स्पीड दिया रहेगा, डिस्टेंस एंड स्पीड दिया रहेगा, D1 डिस्टेंस वाला V1 स्पीड से, D2 डिस्टेंस वाला V2 स्पीड से, D3 डिस्टेंस वाला V3 स्पीड से। ठीक है यहाँ तक, तो बोलेंगे कि D1 डिस्टेंस वाला V1 स्पीड से, तो कितना टाइम लिया, तो टाइम लिया उसने कितना, D1 बाई V1, यहाँ पे टाइम लिया D1 बाई V1, यहाँ D2 बाई V2, यहाँ पे D3 बाई V3, तो ऐसे टाइम्स आ गया। अब ये वाला टोटल डिस्टेंस हो गया, ये वाला क्या हो गया, और ये क्या हो गया, इनको रेशियो ले लेंगे तो क्या निकल जाएगा, एवरेज स्पीड निकल जाएगा। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टाइपिकली भी एवरेज स्पीड। D1 डिस्टेंस, D2 डिस्टेंस, D3 डिस्टेंस, और भी ऐसे हो सकते हैं आगे भी, V1 स्पीड, V2 स्पीड, V3 स्पीड, टाइम D1 बाई V1, D2 बाई V2, D3 बाई V3। ठीक है, टोटल डिस्टेंस बता दोगे तुम लोग, D1 प्लस D2 प्लस D3, टोटल टाइम D1 बाई V1 प्लस D2 बाई V2 प्लस D3 बाई, दोनों का रेशियो ले लेंगे, दैट विल गिव टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, दैट विल गिव एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड लिख दूं, समझ आ गया, कौन बोल सकता है, बोलो बोलो, अरे बोलो ना, D1 D2 D3 चला, D1 V2 V3 स्पीड से, तो D1 बाई V1 प्लस D2 बाई V2 प्लस D3 बाई V3। बोलोगे तुम्हारे लिए आसान होता जाएगा, नहीं बोलोगे दिक्कत तुम्हें तब तक ही रहेगी जब तक तुम नहीं बता रहे हो। जिस दिन तुम बोलना सीख जाओगे उस दिन तुम काफ़ी लोगों को पीछे छोड़ के आगे निकल जाओगे। जब तक ये तुम्हारे अंदर ऐसा नहीं रहेगा, बोलने की कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम्हें लगता है मैं समझ तो लेता हूँ बट बोल नहीं पाता हूँ, तो तुम पीछे रहोगे। या समझ आ गया, हम बोल भी सकते हैं, आगे भी कंटिन्यू मेंटेन रखेंगे इससे कि हम कभी भी बोल सकते हो। बहुत आसान केस है, आगे कंटिन्यू ओपन छोड़ दिया कि अगर ऐसे चलता रहेगा तो आगे ऐसे भी कर लेंगे, आप DN बाई BN तक कर लेंगे। अभी नहीं क्या तो स्पेशल केस आ जाएंगे, या इसी एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसी एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये डैट विल बी, जंप करवा लोगे तुम, सबको एक तरफ ऐसा कर लें, जंप एक ही चीज़ है, ऊपर वाला या नीचे वाला में कोई फ़र्क नहीं है।
जिस फॉर्मेट में आपको याद रखना वैसे याद रख लें। टोटल डिस्टेंस बाय वी एवरेज इंडिविजुअल डी बाई वी वन, डी टू बाई वी टू, डी थ्री बाई वी थ्री। इधर पे में क्लियर है। ये 3 तक होता तो 3 तक ही लिखते हैं, n लोग हैं तो n तक लिख लेंगे, 2 रहेंगे तो कितनी तक लिखेंगे, 2 बार ही लिखेंगे। बोलेगा कि d1 डिस्टेंस चला, d2 डिस्टेंस चला, d1 डिस्टेंस चला, d2 डिस्टेंस चला, तो क्या लिखूँ, d1 डिस्टेंस चला, d2 डिस्टेंस चला, तो d1 प्लस d2 बाई d1 बाई d2 बाई v2, d1 प्लस d2 बाई वी एवरेज d1 बाई v1 प्लस d2 बाई v2। और इसमें स्पेशल केस आता, 3 रहता हो तो कर लेते मेंटेन तुम। इनमें स्पेशल केस होता है d1 इज इक्वल टू d2, क्या d1 इज इक्वल टू d2, मतलब इक्वल डिस्टेंस चल रहा, 1 किलोमीटर चला या v1 स्पीड से और 1 किलोमीटर चला v2 स्पीड से, तो क्या बोलेंगे, इक्वल डिस्टेंस चल रहा, इक्वल डिस्टेंस चल रहा। तो d1 की जगह पे भी तो क्या लिख दो, d लिख दो, और d2 की जगह पे भी d, तो कितना हो जाएगा 2d, अगर दोनों बराबर हैं। राइट साइड में d बटे v1 d बाई v2, d कॉमन ले लोगे राइट साइड में, मारा जाएगा d, तो कितना आएगा 2 बाई वी एवरेज इक्वल टू 2 बाई वी एवरेज 1 बाई वी वन 1 बाई v2, 2 तक के लिए लिख दिया गया। ये कब लागू होगा, d1 इज इक्वल टू d2 बोला है कि जब ट्रेवल कर रहा है तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा, v1 स्पीड से जितना डिस्टेंस चला उतना ही डिस्टेंस v2 स्पीड से भी चला, एवरेज स्पीड, तो 2 बाई वी एवरेज इक्वल टू 1 बाई v1 प्लस, ये इसी को क्या लिख लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 2 ट्वाइस v1 v2 बाई v1 प्लस v2, इसी को सब लिख सकते हैं। वी एवरेज की वैल्यू तो मोस्टली जगहों पे इस फॉर्मेट पे लेकर काम करूँगा, ट्वाइस v1 v2 बाई v1 प्लस v2, ट्वाइस v1 v2 बाई v1 प्लस v2, 2 टाइम्स v1 प्लस v2 याद रह जाएगा। अब आगे तो अगर 3 इक्वल का इंटरवल उसमें चल रहा है, v1 स्पीड से d चला, v2 स्पीड से d चला, v3 स्पीड से d चला, मतलब d ही चलता है, बराबर डिस्टेंस से चलता है, क्या चलता है, बराबर डिस्टेंस से चलता है, तो क्या लिख लोगे 3 बाई वी एवरेज, ऐसे लिख लोगे 3 बाई वी एवरेज इक्वल टू 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बटे v3, 3 बाई वी एवरेज वी एवरेज 1 बटे v1 प्लस 1 बटे v2 प्लस 1 बटे v3। चार रहेगा तो क्या करोगे, फोर बाई वी एवरेज इक्वल टू 1 बटे v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v3 प्लस v1 1 बाई v4। 3 का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल में 3 का मतलब क्या बनाएंगे, 3 स्टेप्स कैसे बनाते हैं, 3 स्टेप्स का मतलब क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। बोले एक आदमी किस पे चल रहा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड पे चल रहा है, अब पहला साइड पे चलते समय उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, दूसरे साइड पे चलते समय 20 किलोमीटर पर आवर, तीसरे साइड पे चलते समय 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो कंप्लीट मोशन क्या निकालो, एवरेज स्पीड निकालो। अंडरस्टूड है इक्विलैटरल ट्रायंगल में तो सारे डिस्टेंसेस क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो अप्लाई करो 3 बाई वी एवरेज 1 बटे 10 1 बाई 20 1 बाई 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो वी एवरेज की वैल्यू निकाल लोगे, कर लोगे काम, ठीक है। 4 लोग रहेंगे तो कहाँ पे बोलेगा वो, स्क्वायर के साइड्स पे चल रहा है, कार मूव्स अलोंग द साइड्स ऑफ द स्क्वायर, पहले साइड पे v1 स्पीड, दूसरे साइड पे v2 स्पीड, तीसरे साइड पे v3 स्पीड, चौथे साइड पे v4, तो ऐसा करके तो 4 बाई वी एवरेज 1 बटे v1 1 बटे v2 1 बटे v3 1 बटे v4, तो 2 बटे वी एवरेज 3 बटे वी एवरेज 4 बटे वी एवरेज, ऐसा करेंगे। इसको क्या लिखना बोलते हैं, इस तरह के एवरेज लेने को नियम को क्या बोलते हैं, हार्मोनिक एवरेज लेना। कैसा लेना, एक एवरेज सुना होगा ना,
कि सभी को जोड़ के तो जनसंख्या से डिवाइड कर दो तो उससे भी एवरेज निकल जाता है, तो उसको अर्थमेटिक एवरेज बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं कि सबको जोड़ करके जनसंख्या से डिवाइड करके एवरेज निकालने को क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक एवरेज। दूसरा इस तरह के एवरेज लेने को क्या बोलते हैं, क्लियर हो गया लोगों को। अर्थमेटिक एवरेज और हार्मोनिक एवरेज। इक्विलैटरल ट्रायंगल का नाम ले लिया, स्क्वायर का नाम ले लिया, फार्मूला तुम्हें दे दिया इक्वल इक्वल के लिए। अगर इक्वल इक्वल नहीं रहेगा तो क्या कर लोगे, तो इक्वल इक्वल नहीं रहेगा तो क्या लिख लेंगे, d1 प्लस d2 जितना रहेगा। अगर इक्वल इक्वल नहीं है आगे भी करते रहोगे तो वहाँ पे क्या लिखोगे, ये फार्मूला अप्लाई करोगे, ठीक है। d1 बाई v1, d2 बाई v2, d3 बाई v3, ठीक है या नहीं है, जाग रहे हो ना। जागते होगे, ऐसे बाद में बोलोगे हमें पता नहीं चला कि डिस्टेंस अगर अलग अलग है तो वहाँ पे क्या यूज करें, डिस्टेंस अलग अलग रहेगा तो क्या यूज करेंगे, d1 प्लस d2 प्लस d3 बाई v एवरेज, d1 बाई v1, d2 बाई v2, d3 बाई, समझ आ गई बात। रेडी है, पहले डिस्टेंस इक्वल वाला दूं या अनइक्वल वाला दूं, अनइक्वल वाला, गुड। अनइक्वल डिस्टेंस चल रहा है, ऑब्जेक्ट चलता है, ऑब्जेक्ट टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस का बोल रहा है कितना, तो 10 मीटर, कितना 10 मीटर चलता है। और डाटा स्पीड इज तो 40 किलोमीटर पर आवर। एंड 5 किलोमीटर चलता है या 5 मीटर चलता है, दैट विल बी 30 किलोमीटर पर आवर। कंप्लीट मोशन का एवरेज स्पीड निकालना, कंप्लीट मोशन का क्या निकालना, आप लोग ना निकालें, आपके मन में आ रहा होगा ना कैसे कर लेंगे। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 10 प्लस 15 का टोटल डिस्टेंस, टाइम यहाँ पे निकालोगे, डिस्टेंस बाई स्पीड, यहाँ का टाइम निकलेगा t1 और यहाँ का डिस्टेंस बाई स्पीड, यहाँ का टाइम निकलेगा कितना, t2 निकल गया, तो t1 t2 निकल गया। टोटल डिस्टेंस पता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम क्या कर लोगे, एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगा, हाँ या नहीं, ऐसा कर रहा होगा ना मन करने का। हाँ मतलब वैसे हमने निकालना क्या है, एवरेज स्पीड ना, तो हम लोग अगर मीटर में भी काम करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर, ना भी करेंगे तो हमारा आ जाएगा। जब लेफ्ट साइड में क्या आएगा, d1 प्लस d2 प्लस d3 आता है तो मीटर में आएगा, और नीचे एवरेज में आएगा, और राइट में क्या आएगा d1 बाई, तो वहाँ भी मीटर रहेगा न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में राइट में भी मीटर है और लेफ्ट में भी मीटर है, तो मीटर मीटर क्या हो जाएंगे, तो रेशियो में कैंसिल हो जाएंगे। करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे करने की वहाँ जरूरत होती है जहाँ पे रेशियो में काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे रेशियो में काम कर रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बिना किए हुए भी हमारा आंसर आ जाएगा। समझ आगे बात, सुनेंगे अब ध्यान देखेंगे। एक नियम तो आ गया ना कि क्या तुम्हें मन कर रहा होगा कि टोटल डिस्टेंस तो दे दिया मास्टर ने, टाइम वहाँ का t1 निकाल लेंगे, यहाँ का टाइम क्या निकाल लेंगे, और टोटल डिस्टेंस भाई टोटल टाइम कर लेंगे, ठीक है। अगर ऐसे कर रहे हैं तो आपका क्या 7वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, 7वीं क्लास का बच्चा या 5वीं क्लास में ऐसा करता है। समझ आ गई बात। अब इस लेवल पे करते तो कुछ नया सीखें, ऐसा देखे ऊपर देगा वो टाइम उसमें लग जाएगा। बता दें कि ये टॉपिक ऐसा है कि इस टॉपिक को कौन पढ़ता है, 3री क्लास वाला भी पढ़ता है, 5वीं वाला भी पढ़ता है, 7वीं वाला भी पढ़ता है, और 9th और 11th या आगे PhD करोगे या फिर आगे कोई तो प्रिपरेशन करोगे तो हर एक लाइक हर एक एग्जाम के सिलेबस में ये टॉपिक होता है, एवरेज स्पीड का टॉपिक, डिस्टेंस एंड तो डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक। समझ में आई बात नहीं है, मतलब क्या है, ये टॉपिक आता तो सबको है, तो अंतर कहाँ पे करना चाहता वो, कौन जल्दी कर पाता है, कौन टाइम लगाता है, समझ आई बात नहीं है। तो पहला तो हमें पता होना चाहिए कि इक्वल इक्वल डिस्टेंस या अनइक्वल इक्वल डिस्टेंस वाला केस दिया हुआ, तो हमें हार्मोनिक एवरेज वाला सिस्टम में जाना है, ठीक है। ये टोटल टाइम निकालें, टोटल डिस्टेंस निकालें, ये सब काम हमने कर लिया, सीख लिया। अब हम यहाँ पे अब इस क्वेश्चन का आंसर निकालना, ऊपर देगा, रेडी हैं सब लोग। हमें अगर 3 इक्वल इक्वल डिस्टेंस होते
अगर ये तीन इक्वल इक्वल डिस्टेंस होते तो क्या लिखते? 3/v एवरेज 1/v1 1/v2 1/v3। सुनेगा ऊपर से, सुनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला जा रहा है। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है जैसे का क्या होता है कि तुम्हें कहीं शक लग रहा हो कि ये जो बगल में रूम में रहता है मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलता, तो तुम्हारा कान क्या रहता उधर? अगर उस रूम में किसी तरह की बात करता तो कान तुम उधर लगाया रहता, क्या मेरे बारे में बोलता है, इसको दिखा दूंगा आज, एक बार सबूत मिल जाए हमें। तो सेम तरीके से बोले, इतना ही इंपॉर्टेंट बात है ये। आगे जगहों पे भी हम इस्तेमाल करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। हमें अगर इक्वल इक्वल डिस्टेंस होता तो क्या फार्मूला लगाते? 3/v एवरेज 1/v1 1/v2 1/v3। समझ आई बात नहीं है? काफी लोग अभी भी कान को बंद किए हुए हैं, कान खोल लेंगे आप। अगर होता है इक्वल इक्वल डिस्टेंस होता तो कर सकते थे ना ऐसा, तो हम ऐसे ही कॉन्सेप्ट लगा देंगे। हम बोले इक्वल इक्वल डिस्टेंस है ये, बोले 10 को 5-5 में तोड़ दो। 10 को किस में तोड़ दिया हमने? 5-5 में तोड़ दिया। तो 5-5 में तोड़ दिया, पहले 5 में कितना है? 10, और दूसरे में पहले 5 में कितना है? अरे 5-5, 10 को 5-5 में तोड़ सकते हैं ना। ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, तीनों 5-5। यहाँ पे कितनी है स्पीड? 40। और यहाँ पे कितनी है स्पीड? 40। और यहाँ पे कितनी है स्पीड? ऐसे लिख सकते हैं। समझ नहीं आई बात? इक्वल टू कितना आंसर? इक्वल इक्वल डिस्टेंस में 3/v एवरेज इक्वल टू 1/v1 1/v3। इक्वल इक्वल दिया नहीं था तो हमने क्या कर लिया? अकल लगाया और उसके बाद क्या कर लिया? एक 5 तो दिया था, ये 10 था, तो हमें समझ में आता है कि 5 और 5 में तोड़ सकते हैं इसको। तो ऐसा कर देंगे तो हमारा आसान हो जाएगा। अब हमारे पास एक ही काम रहा, क्या कर ले? बेसिक जो जोड़ने का तरीका तो उसको सही सही जोड़ दें तो हमारा आंसर सही आ जाएगा। वो समझ नहीं आई बात? अगर हमें दो चीज़ों को देखना होता है कि अगर हमें लंबाई भी क्वेश्चन की बढ़ रही है और कैलकुलेशन भी करना है तो वहाँ पे गलती होने के ज़्यादा चांसेस ज़्यादा हैं, जबकि यहाँ पे बशर्ते हमें पता चल गया कि हमें लंबाई तो कम हो गई, बस अब हमें बेसिक कैलकुलेशन करना है। तो बेसिक कैलकुलेशन तो आप ऐसा कर लेंगे फर्दर। कितना कर लोगे? 1/40 1/40, तो डेट विल 2/40 प्लस 1/30। किसका आ गया? 36। 3/v एवरेज क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई 40 30, इसको ऐसे गुना करोगे 60 एंड 40 कितना हो गया? ये 100। डेट विल बी न्यूमरेटर में डेट विल 3/v एवरेज कट मार लोगे, v एवरेज की वैल्यू 36 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। एवरेज स्पीड विल बी 36 किलोमीटर पर आवर। तो आगे देखेंगे, एक तो ऐसे पॉसिबिलिटी रहती है आपके पास, एक तो इक्वल इक्वल डिस्टेंस वाला याद रह जाएगा 2v1 v2/v1 प्लस v2 इक्वल इक्वल डिस्टेंस वाले, उसमें बहुत फेमस है जिसने ये ऑलमोस्ट जो है तुम्हारे एग्जाम में भी पूछे गए हैं और वैसे जो है बताया कि ये कॉमन टॉपिक है हर एक एग्जाम के लिए। तो वैसे कहीं पे मिल भी जाएगा ये क्वेश्चन कि एक आदमी ससुराल गया 40 किलोमीटर पर आवर से और लौट गया ससुराल से 60 किलोमीटर पर आवर से, तो एवरेज स्पीड निकाल लो। अरे गया ससुराल, एवरेज स्पीड निकाल लो, और लौट गया 60 किलोमीटर पर आवर से, एवरेज स्पीड निकाल लो। ये गया ससुराल और आया ससुराल से, तो क्या हुआ इसका मतलब? यही हुआ कि डिस्टेंस इक्वल इक्वल है। समझ आई बात नहीं है? या तो बोले गया और गया, या फिर गया और एवरेज स्पीड। समझ आ गई बात? 60 + 40/2 करोगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 60 + 40/2 करोगे तो क्या हो जाएगा? वो गलत होगा। क्या सही होगा? तो 2 टाइम्स v1 v2/v1 + v2। क्लियर बात? ससुराल जाना और आना में कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है? 2v1 v2/v1 + v2 याद रखिएगा। ससुराल जाना आना में कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है? 2v1 v2/v1 + v2।
गुड, 48 किलोमीटर इज द राइट आंसर। ससुराल जाना और आना में कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है? टू V1 V2 बाई V1 प्लस V2 जोड़ दो, V1 प्लस V2 मार लोगे, कितना आ गया? 48 विल बी द आंसर। जाना आना कर लिया, अनइक्वल डिस्टेंस वाले कर लिया। अनइक्वल डिस्टेंस वाले में तो और बेटर एक तो फार्मूला लिख लें आप। अनइक्वल डिस्टेंस के लिए एक बेटर और फार्मूला बता रहा हूँ, बेसिक नियम समझ में आ गया होगा। देख लिया इधर, देख इधर, देखेंगे इधर। ये मान लिया चला ये D/3 और ये कितना चल लिया ऊपर, देगा D/3 या 2D/3 या इसको ये क्या दिया हुआ, ये दिया 5 और 10 मीटर, दोनों एक ही चीज़ है। 5 मीटर चला, 10 मीटर चला, या क्या तुम बोलें D/3 चलना 2D/3 चलना, एक ही बात है। हाँ नहीं, क्लियर है ना? 5 मीटर चला, 10 मीटर चला, डिस्टेंस का रेशियो कितना है? 1:2। और यहाँ भी कितना है? तो रेशियो सेम ही चीज़ है ये। क्लियर बात हुई? क्योंकि एवरेज स्पीड में लेते क्या हम लोग, रेशियो से काम होता है ना। तो ऊपर देगा अगर D/3 चला 2D/3 चला तो तरीका क्या होता है कि स्पीड यहाँ पे दिया रहता है, V1 स्पीड और V2 स्पीड से चला, तो हमें फाइनल आंसर लिखना होता है। ऊपर देख लेगा, मैं लिख दे रहा हूँ। उसके बाद आपको अप्लाई करने के लिए 1-2 एग्जाम्पल दे दूंगा, बाकी जहाँ पर रहेगा तब आप अप्लाई कर लेंगे। क्या चला D/3 2D/3। पहला स्टेप क्या करोगे, ध्यान दोगे, पहला स्टेप करोगे दोनों का रेशियो ले लोगे। कितना रेशियो आ गया? 1:2 रेशियो आ गया। ऊपर देखता रहेगा क्या रेशियो आ गया, 1:2 रेशियो आ गया है। देखो ऊपर देखो, एवरेज स्पीड लिखना है। 2 पार्ट में जब भी स्प्लिट करेंगे एवरेज स्पीड लिखना है। क्या करोगे तुम, देखो उधर जो रेशियो आ गया ना, डिस्टेंस का जो रेशियो आ गया ऐड कर दो। क्या कर दिया? और जो स्पीड से उनका प्रोडक्ट ले लो, और नीचे में क्या करो, क्रिस क्रॉस करके लिख दो। क्रिस क्रॉस ऐसे करोगे तो कितना हो जाएगा? दैट विल गिव यू आंसर। मतलब आगे जब दो पार्ट्स में जब भी काम करने बोलेगा तो क्या करेंगे, तो डिस्टेंस ले लेंगे, वो रेशियो का ऐड कर देंगे, जो स्पीड से रहेगा प्रोडक्ट में ऊपर लिख देंगे और नीचे में। तो ये ऐसा करके तो नीचे लिख देंगे दैट विल गिव यू एवरेज स्पीड। क्लियर बात हो गई? दो वाले केस के लिए तो ऐसा तो फार्मूला दे दिया गया आपको। फार्मूला लगता है अच्छा तो ऐसा कर लें, या पीछे एक वो भी केस जोड़ने वाला केस बताया था, वहाँ वो वाला क्वेश्चन का आंसर यहाँ से भी निकल जाएगा। अभी बताया कितना चलाया था, 10 मीटर। 10 मीटर चला था कितने स्पीड से? 40 से। 10 मीटर चला था 40 से, तो उसकी रेशियो कितनी थी? 2 थी। अरे 5, अगला 5 था ना। अरे पीछे वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। अभी जो 36 आंसर निकाला वो भी तो यही केस था, 2:1 था ना। तो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? 30 से, और 2 × 30 + 40, तो नीचे 100 आ जाएगा। और यहाँ पे तो रेशियो 1:3 टाइम्स, 3 × 30 × 40, 3 × 30 × 40। अरे साहब वहाँ पे इसको फार्मूले को अप्लाई कर सकते हो, या दूसरे को अलग वहाँ पे केस दिखा दिया था, उस नियम से भी कर सकते हो, या अगर फार्मूले समझ में आ गए तो जल्दी कर सकते हो और बेहतर कर सकते हो तुम। ये क्या दे दिया गया? 5 था, 5 था, 5 था। अगर तुम ऐसे जोड़ने में तुम्हें परेशानी होती है तो तुम क्या कर लो, तो तुम रेशियो मेंटेन करो कि 2:1 रेशियो है। ये रेशियो है, ये रेशियो कितना है? 2 भागों में जब भी बाइसेक्ट करेगा तो रेशियो डिस्टेंस का निकालो, रेशियो कितना होगा? 2:1। तो ये 2 को इधर गुना करो, यार ये 1 को इधर गुना करो। 2 × 30 कितना होता है? 60। तो क्या करो, रेशियो का ऐड करो, थ्राइस हो गया। इन दोनों का ऐड करो, कितना हो गया? थ्राइस हो गया। थ्राइस और कितना कितना? थ्राइस 40 एंड 30। और नीचे कितना? ट्वाइस 30, ट्वाइस 30, ट्वाइस 30, ट्वाइस × 30 कितना होता है? ठीक है, यहाँ तक ऐसा आगे करोगे उतना ही आंसर आ जाएगा। जब भी 2 भागों में किसी रेशियो में डिस्टेंस को बाइसेक्ट करेगा तो डायरेक्ट फार्मूला दे दिया, क्रिस क्रॉस करके नीचे जोड़ दोगे और ऊपर में क्या कर दो, रेशियो को ऐड करके V1 V2 से गुना कर लोगे। क्लियर बात हो गई लोगों को? किसी भी केस में बाइसेक्ट कर दे दो रेशियो में तो मैनेज कर लोगे। क्लियर है ये? तो जल्दी से एक और प्रैक्टिस कर लें, आगे हम लोग मूव करते हैं जहाँ पे टाइम और तो स्पीड गिवन होगा। ये ऐसा कुछ दिया होगा कि 40 मीटर है, ये 40 मीटर चला, और ये कितना चला? 8 मीटर चला। और क्या हमारा यहाँ पे स्पीड जो है, तो यह यहाँ पे स्पीड जो है दैट इज द, यहाँ पे स्पीड है 50 km/h, और यहाँ पे स्पीड है 10 km/h।
एवरेज स्पीड निकालना कंप्लीट मोशन का, जल्दी आंसर देगा। एवरेज स्पीड फॉर कंप्लीट मोशन किसका आ रहा है? क्या बोले, रेशियो कितना डिस्टेंस का? ऊपर में कितना लिख लोगे? 5 + 1 6 हो गया। ओके, पहले डिस्टेंस का रेशियो ले लें। ये आप बोले कि ये ऐसे करोगे जल्दी आ जाएगा। बाकी एक नियम तो बता दें कि तीसरी क्लास का आदमी भी जानता है कि टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 48, और टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम लोगे आप, एडिशन सब करोगे, आज 5 भी आंसर आ जाएगा। ओपन नियम है। बाकी एक सिखा दिया कि डिस्टेंस का रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, कितना आ गया ये, तो 5:1 रेशियो आ गया। तो ऊपर में 6 लिख लो, 50 कर दिया, 10 कर दिया। और ये क्या करते हो, इसको 1 से गुना करो, इसको 5 से करो, कितना हो गया ये, मार लो 30 किलोमीटर पर आवर। डेफिनेटली आंसर जो है 10 से कम नहीं हो सकता, 50 से बड़ा नहीं हो सकता, 10 और 50 के बीच में आएगा। तो बाउंड्री वैल्यू आपको तुम्हें पता है, आंसर का बाउंड्री वैल्यू पता हो गया। उसी बाउंड्री वैल्यू मारा नहीं आ रहा है, उसी बाउंड्री वैल्यू मारा है। थर्टी किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। 30 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। तो याद हो गया, ससुराल वाला केस याद हो गया। ट्वाइस V1 V2 बाई V1 + V2। ससुराल जाएंगे तो कौन सा एवरेज लेंगे, हार्मोनिक एवरेज। अगर ससुराल गए आए फिर गए, थ्राइस बाई V एवरेज इक्वल टू 1/V1 1/V2 1/V3। ससुराल गए आए फिर आए, 4/V एवरेज इक्वल टू 1/V1 1/V2 1/V3 1/V4 हैं। गए आए फिर गए, 5/V एवरेज। समझ नहीं आया? आ गया ना? अरे करना था ना, अरे 2V1 V2 बोल रहा हूँ ना, 2 टाइम्स V1 V2 करते हैं ना, वहाँ नहीं लिखा है क्या? ये देखो यहाँ भी तो लिखा है, जोड़ के लिखते हैं। और वेलोसिटी का जो है तो उसको प्रोडक्ट तो लेंगे ही, और नीचे में तो क्रिस क्रॉस करके जोड़ेंगे। समझ आ गई बात? याद रहेगा, आना जाना। ट्वाइस V1 V2 बाई V1 + V2 याद रह जाएगा ना, भूलोगे तो नहीं। तो दूसरा केस में हम लोग मूव कर रहे हैं, ये याद रहेगा। नेक्स्ट केस में क्या होता तो क्या दिया रहेगा, तो डेट विल बी स्पीड दिया रहेगा और टाइम गिवन रहेगा। स्पीड गिवन रहेगा, टाइम गिवन रहेगा। स्पीड गिवन रहेगा, टाइम गिवन रहेगा। एवरेज स्पीड के लिए क्या चाहिए, तो डिस्टेंस चाहिए। एवरेज स्पीड के लिए क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। और टोटल टाइम चाहिए, तो टोटल टाइम तो पता ही है। और टोटल डिस्टेंस के लिए तो T1 V1 हो जाएगा। स्पीड और टाइम को गुना करेंगे, डिस्टेंस यहाँ पे निकल जाएगा। कितना डिस्टेंस मेजर किया यहाँ पे, तो V1 T1 गुड, V2 T2 और क्या, V1 T1 + V2 T2 + V3 T3। हर एक को समझ आ गया? टोटल टाइम नीचे से डिवाइड कर दो, क्या निकल जाएगा, एवरेज स्पीड। रेडी? तो आगे भी रहेगा, कंटिन्यू कर लोगे यहाँ से आगे भी रहता ना कि अभी और जा रहा है, V4 T4 V5 T5 Vn Tn तक चला जाता है। तो अगर n पार्ट्स में अगर बात करेंगे तो n तक जाएगा, और इक्वल अगर रहेगा, इक्वल टाइम, तो टाइम ऊपर नीचे कॉमन आउट हो जाएगा। बोले 1 घंटा ही चल रहा है। V1 स्पीड से 1 घंटा चला, V2 स्पीड से 1 घंटा चला, V3 स्पीड से 1 घंटा चला, V4 स्पीड से 1 घंटा चला, Vn स्पीड से 1 घंटा चला। ठीक है ये? तो यहाँ पे सब जगह 1 रखते हैं, 1 घंटा, और नीचे में 1 + 1 + 1 + 1 करते जाते हैं। तो 1 + 1 + 1 को 3 बार जोड़ेंगे 3 आता है, n बार जोड़ेंगे तो n हो जाएगा, और ऊपर का V1 V2 Vn तक चला जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक एवरेज। क्या बोलते हैं इसे? ठीक है, ये अर्थमेटिक एवरेज। 2 लोगों के लिए V1 + V2/2
दो लोगों के लिए V1 प्लस V2 बाई 2 बोला अर्थमेटिक एवरेज। 1 घंटा चला, 1 घंटा चला, कितना घंटा? 1 घंटा, 1 घंटा। तुम कहीं जा रहे हो, कोई डेस्टिनेशन पे जा रहे हो, शुरू के 1 घंटा में कितने टाइम से, कितने स्पीड चला? V1 स्पीड से। और अगले 1 घंटा कितने स्पीड चला? V2 स्पीड से। तो कंप्लीट मोशन का तो V1 प्लस V2 बाई 2 कर लेंगे। 1-1 घंटा की बात है। अगर टाइम इक्वल रहेगा, टाइम का रेशियो 1:1, एवरेज स्पीड की वैल्यू V1 प्लस V2 बाई 2, ठीक है। V1 प्लस V2 प्लस V3 बाई 3, V3 प्लस V4 बाई 4, मैनेज कर लो। तो बहुत आसान काम है कि तुम जा रहे हो और 1 घंटा 40 किलोमीटर पर आवर चले और अगले 1 घंटा 60 किलोमीटर पर आवर चले। शुरू के 1 घंटा 40 किलोमीटर पर आवर और अगले 1 घंटा 60 किलोमीटर पर आवर, तो एवरेज स्पीड, तो दोनों को जोड़ कर आधा कर लोगे, 40 60 बाई। समझ आ गया? किसी को भी दिक्कत है तो बता देगा। क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये सवाल बता दिया कि हाँ टाइम बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बेटा, अगर बोले 2 घंटा तो चला V1 स्पीड से और अगले 2 घंटा चला V2 स्पीड से, तो भी बोले V1 प्लस V2 बाई 2 एवरेज स्पीड आ जाएगी। टाइम का रेशियो 1:1 होगा। वो घंटा घंटा कितना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो क्या होना चाहिए? 1:1 होना चाहिए। 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा या 3 घंटा 3 घंटा 3 घंटा। समझ आई बात नहीं है? 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा बोलेंगे, 3 घंटा 3 घंटा 3 घंटा, रेशियो क्या सेम है, तो लागू हो जाएगा V1 प्लस V2 बाई 2 या V1 प्लस V2 प्लस V3 बाई 3। क्लियर बात हो गई? एवरेज स्पीड यहाँ पे गिवन क्या था? स्पीड गिवन था, टाइम गिवन था, डिस्टेंस निकाल लिया, V1 T1 V2 T2 V3 T3 बाई V1 प्लस V2 T1 प्लस T2 प्लस T3। हाँ बोलोगे? समझ आ गया? तो एक 0 लेवल का काम कर लें। ये बहुत 0 लेवल का, कलम कॉपी रख दें, ये कलम बंद कर दें और सब सुने, कलम बंद करके सुने आप। तुम्हें याद हो गया कि ससुराल वाला कॉन्सेप्ट में 2V1 V2 बाई V1 प्लस V2, ऊपर में 2 लिखते हैं, दोनों वैल्यू का प्रोडक्ट लिखते हैं, नीचे जोड़ के लिख देते हैं, और जब इक्वल टाइम रहेगा तो जोड़ के आधा कर देते हैं, V1 प्लस V2 बाई 2 कर देते। दोनों फार्मूले याद हो गया। अब उनको दोनों फार्मूले को एक साथ अप्लाई करने जा रहा हूँ, तो फिर लाइक केयरफुली लाइक समझ लोगे पहले, उसके बाद लिख लोगे तुम। तुम्हारा प्लानिंग था कहीं जाने को, पड़ेगा जाना था कहीं पे, तुमने कितने स्पीड चला? V1 स्पीड चला, D डिस्टेंस चला, D डिस्टेंस चला V1 स्पीड से। अब बच्चों कितना डिस्टेंस था? D। चलना क्या था उधर? V2 स्पीड से। समझ आई बात नहीं है? लेकिन तुम्हें समझ में आ गया कि उधर कोई दुश्मन लगा हुआ, तुमने क्या करा? स्ट्रेटजी चेंज कर दिया। पता तो जाता ना कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो तुमने स्ट्रेटजी क्या कर देते हो? चेंज कर देते हो। तो सवाल क्या है कि पहले आधा डिस्टेंस V1 स्पीड चला, बट जो आधा डिस्टेंस बचा हुआ था, आधा बचा हुआ था, यहाँ पे कुछ टाइम तो लगता है ना, चलने में कुछ टाइम लगता है, तो आधा टाइम के लिए उधर का जो टाइम लगना था, वहाँ पे जो टाइम लगना था, तो T टाइम तक चला कितने स्पीड से? V2 से। और T टाइम तो कितने चला? जो रिमेनिंग जर्नी था उसको 2 इक्वल टाइम में चलना शुरू कर दिया उसने। T टाइम तक चला V1 स्पीड V2 स्पीड से, और T टाइम तक कितने से चला? समझ आ गया क्वेश्चन? पहले उसका प्लानिंग था कि इक्वल डिस्टेंस ही चलूंगा, बट उसने क्या किया? D डिस्टेंस चलने के बाद देखा कि बचा वो जो आधा डिस्टेंस है, तो वहाँ पर उसने स्ट्रेटजी चेंज कर दी, उधर का जो इक्वल टाइम में चल रहा V2 एंड V3 से। अब पूछा क्या जा रहा है? कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक का क्या निकालो? एवरेज स्पीड निकालो। ध्यान सुनोगे? करेंगे क्या हम लोग? पहले इधर का एवरेज निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे? इधर का जो एवरेज आएगा वही आधे डिस्टेंस का क्या हो जाएगा? स्पीड कहलाएगा। इधर का एवरेज बच्चा बोल रहा है V1 प्लस V2 बाई 2, V2 प्लस V3 बाई 2, यहाँ V2 प्लस V3 बाई। क्लियर? अब ये क्या हो गया? आधा डिस्टेंस और आधा डिस्टेंस। इस आधा डिस्टेंस के लिए स्पीड कितनी है? V एवरेज कितनी है वहाँ पे? V एवरेज। क्लियर हो गया? आधा डिस्टेंस और आधा डिस्टेंस के लिए तो स्पीड कितनी हो गई? V एवरेज V2 प्लस V3 बाई 2। तो आंसर जो होगा कंप्लीट मोशन का, यहाँ से यहाँ तक के लिए, यहाँ से यहाँ तक के लिए एवरेज स्पीड ऊपर देखते रहेगा, जो कंप्लीट मोशन के लिए जो एवरेज स्पीड होगी,
दैट विल 2 टाइम्स V1 इंटू V एवरेज। V एवरेज की वैल्यू फिलअप कर लोगे। लिखा हुआ क्या रहेगा सुन लोगे एक बारी। लिखा हुआ रहेगा कि ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड फॉर रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स फॉर हाफ टाइम विथ स्पीड v2 एंड हाफ टाइम विथ स्पीड v3, देन फाइंड एवरेज स्पीड फॉर द कंप्लीट मोशन। ये वाला, ये तो फार्मूला था ना। ससुराल वाला में क्या था फार्मूला? ससुराल वाला फार्मूला बताओ। 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2 था। आधा था डिस्टेंस, ये जितना डिस्टेंस उतना डिस्टेंस ये भी है, तो फार्मूला ये तो था 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। आधा डिस्टेंस का जो स्पीड होगी ये एवरेज निकाल लिया, तो यही एवरेज स्पीड से यहाँ को मान सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो आधा डिस्टेंस मोशन है तो कितने स्पीड से मोशन है? v एवरेज से मोशन है। ये चला तो v2 v3 से, बट यहाँ से इंटायर यहाँ से यहाँ तक का, तो एवरेज स्पीड मान लेंगे। क्या समझ में आया तुम्हें? आधा आधा डिस्टेंस ही चल रहा है, डिस्टेंस चल रहा है, समझ आ गया? 2v1 v एवरेज भाई, मतलब मैं बोलना चाहूँ ये फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं होती, हम तरीका सीखेंगे कैसे अप्लाई करते हैं हम लोग। अगर टोटल यस डायरेक्ट आधा आधा डिस्टेंस या आधा आधा टाइम का केस नहीं होगा, तो ये केस होगा यहाँ पे आधा डिस्टेंस चलने के बाद रिमेनिंग आधा डिस्टेंस भी तो टाइम बराबर दे देता है। तो पहले लास्ट वाले का क्या निकाल लेते हैं? एवरेज, और फिर जो है पहला और दूसरे का, तो चूँकि इक्वल डिस्टेंस का केस है तो 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2 में 2 टाइम्स v1, और ये कितना आ गया v2 प्लस v3, और नीचे तो v1 प्लस, आगे एलसीएम वगैरह लेकर रख दोगे। मैं बोलना चाहता हूँ कि इस पर वैल्यू पुटिंग का सवाल भी हो सकता है, या v1 v2 v3 में ये ऑप्शन हो सकते हैं। तो v1 v2 v3 में ऑप्शन होंगे तो इसको समराइज करके आंसर दे दो। और जब वैल्यू पुटिंग करेगा कि किलोमीटर में कुछ दिया रहेगा, यहाँ पे चला इतने से, पहले लास्ट का एवरेज निकाल लोगे, फिर 2 टाइम्स v1 v2 बाई v1 प्लस v2 से फिर आंसर निकाल लोगे। फार्मूला याद रखना मुश्किल होगा। एलसीएम वगैरह ले लो, कितना आ जा रहा है, मैंने कैंसिल कर लोगे तो डैट 2 टाइम्स v1 v2 प्लस v3, और नीचे में ट्वाइस v1 प्लस v2 प्लस v3। ऐसा फाइनल आंसर हो गया। बोलो बोलो, 2 कहाँ से आ गए ये बोल रहे हो? ये 2 नीचे वाला जाएगा ना, ऊपर कूदेगा। एक वैल्यू पुट कर दो जल्दी से, दिया रहेगा ऑब्जेक्ट चला इतना, पहले तो आधा डिस्टेंस चला, आधा डिस्टेंस चला, आधा डिस्टेंस चला, कितना डिस्टेंस चला? आधा डिस्टेंस चला,
18 किलोमीटर पर आवर, कितने से 18 किलोमीटर पर आवर। और रिमेनिंग डिस्टेंस के लिए तो 1 घंटा इक्वल टाइम में चला, आधा डिस्टेंस चल लिया, इक्वल टाइम में चल रहा। फर्दर किस में चल रहा है वो, इक्वल टाइम में चल रहा है। इक्वल टाइम में कितना चल रहा है, 90 किलोमीटर पर आवर। और फिर इधर जो चल रहा है यहाँ पे 18 किलोमीटर पर आवर। कंप्लीट मोशन का एवरेज स्पीड निकालो। क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया। वैल्यू पुटिंग का, डाटा पुटिंग का जल्दी से कैलकुलेशन कर लोगे। बोला आधा डिस्टेंस तो चल लिया 18 किलोमीटर पर आवर से, और बाद में क्या करा, तो आधा टाइम के लिए क्या चला वो, आधे डिस्टेंस में क्या करा कि आधा डिस्टेंस तो नहीं चला वो, आधा टाइम में चल रहा। आधा टाइम 90 किलोमीटर पर आवर और आधा टाइम 18 किलोमीटर पर आवर। करेंगे क्या, इधर का एवरेज निकाल लेंगे। कितना आएगा इधर का एवरेज, 54 आ गया। और फिर उसका और उसका एवरेज निकाल लें। ट्वेंटी, ओके, एनीबडी एल्स, 27, 27, क्या किया, इधर का एवरेज कितना लाया, 54। अब इधर और इधर में क्या अप्लाई किया, ससुराल वाला कॉन्सेप्ट, 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, 2 टाइम से 18 इंटू 54 बाई 18 प्लस 54, 18 प्लस 54 कितना, 72, 72 से मारेंगे। समझ आ गया होगा लोगों को। अरे जस्ट वैल्यू पुट अप करना था, ये फार्मूला लगाओगे, फार्मूला याद नहीं रहेगा ना आपको। आज तो याद रहेगा, आज भी याद नहीं रहता, मतलब वो देख देख के लगाना वो इम्पोर्टेंट नहीं होता। किसी फार्मूले को देख देख के लगा रहा हो, इतना v1 v2 में टर्म है ना, अननेसेसरी एनर्जी बर्बाद ना करें। उसके लिए हम कहीं और तो यूटिलाइज करेंगे एनर्जी को। फिलहाल यहाँ पे ये बेटर पड़ेगा कि इनको पहले एवरेज ले लें। तो कितना आ गया, 54। अभी आधा डिस्टेंस हो गया, तो ये बेहतर यही रहेगा। बाकी वैल्यू में पुट कर सकते हो, वो फार्मूला जो है एग्जामिनेशन हॉल तक जाएगा नहीं, और जाएगा भी तो कहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगी कोई पता नहीं है। ये सब कहीं भी ले जा सकते हो कि आधा एवरेज पहले निकालने उधर का, फिर पूरे का एवरेज लगा दें। $27, तो वन मोर इसी का तो उल्टा पार्ट होता है। इसका उल्टा किस दो पड़ेगा, इसका उल्टा कोई इमेजिन कर सकता है, क्या कहेगा पहले, गुड, इक्वल टाइम था पहले टी टाइम के लिए चला, या आधा टाइम के लिए चला, टी टाइम में चला, बच्चा वो अब इधर भी चलना था, उसे इधर चलना था कुछ टाइम में, कुछ डिस्टेंस तो होगा नहीं, ये चलने का उसका स्टडी था इक्वल टाइम में, तो टी टाइम के लिए चलिए v1 स्पीड से। बट बाद में क्या करा उसने, अब बोला कि इधर का जो डिस्टेंस है ये dy2 डिस्टेंस और dy2 डिस्टेंस में चल लिया हो, v2 एंड v3 से चला, क्या चल लिया हुआ, समझ आ गई बात। क्या करोगे, पहले इसका एवरेज निकाल लें, कितना, 2v2 v3 बाई v2 प्लस v3, 2v2 v3 बाई v2 प्लस v3। अब इसका इक्वल टाइम और इक्वल टाइम में कर देंगे, इक्वल टाइम एंड, समझ आ गया। ये यहाँ से करेंगे, तो पहले यहाँ का एवरेज निकाल लिया, बच्चा को पता है इक्वल डिस्टेंस है, तो यहाँ का एवरेज क्या आ जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ v1 और इधर है v एवरेज, तो अब इक्वल टाइम है, ये टाइम t लगना था यहाँ भी और यहाँ भी, बट उधर चेंज करा था उसने स्ट्रैटेजी। तो पहले लास्ट वाला पार्ट का एवरेज निकाल लिया। अब v एवरेज के लिए टोटल v एवरेज डैश कंप्लीट मोशन के लिए क्या आंसर लिखूँ, v1 प्लस v एवरेज बाई 2, v1 प्लस v एवरेज बाई, समझ आ गई बात, v1 प्लस v एवरेज बाई 2, v1 प्लस v एवरेज कितना, 2v2 v3,
V2 प्लस V3 बाई कितना, जो 4 ऑप्शन रहेगा वहां ढूंढ लोगे। जल्दी से देखते इस बार कौन आंसर दे रहा है। बस वैल्यू पुटिंग काम करना, जल्दी से मास्टरी कर लें। ब्रीफिंग करना होगा तो करेंगे क्या, जो 2 पार्ट्स में ब्रेक करता है पहले उसके एवरेज निकाल लेते हैं, फिर किसका निकाल लेते हैं, ओवरऑल का निकाल लेते हैं। ओवरऑल के लिए तो जो भी लगाना होगा इक्वल टाइम या इक्वल तो डिस्टेंस का, तो वो केस लगा देते हैं। क्या चला था पहले, जो टोटल टाइम टी आधा आधा टाइम में चलना था, उससे आधा आधा टाइम में चलना था, टी टाइम तक चल लिया उसने, 6 किलोमीटर पर आवर चला। और रिमेनिंग जो है तो डिस्टेंस d/2, जो इधर डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस d/2 में d/2 एंड d/2 में तो कितने चला, 18 किलोमीटर पर आवर और 36 किलोमीटर पर आवर। कंप्लीट मोशन का एवरेज स्पीड निकाल लें। कंप्लीट मोशन का एवरेज स्पीड निकाल लें। कितना आंसर आ रहा है, 10, 15, 20 किसका आ रहा है, 15 आ रहा है। ओके, बाकी लोग को भी कर लेना चाहिए। कैलकुलेशन ही करना तो आपको जल्दी से करने की आदत हो जानी चाहिए। अब इधर का पहले निकाल लिया तो 2 टाइम्स दिस बाई जोड़ दोगे तो डैट लिखी हुई है, तो इधर का कितना दे रहा है वे, यहाँ का कौन बताएगा, 2 टाइम्स 18 36 24 मार लोगे, 24 आ गया यहाँ पे, यहाँ 24, यहाँ पे 6। क्या है दोनों में रिलेशन, तो टी इक्वल है, इधर का टी इक्वल है, 6 प्लस समझ आ गया। अब ये क्वेश्चन जो थे ना, तो मोस्टली क्वेश्चन तुमसे हो जाएंगे जहां पर रहेंगे, जो नहीं होंगे वो सुन लोगे, करना ये काम रहेगा, जो नहीं तुम अब ये क्वेश्चन ऐसे टाइप वाले रहेंगे, V1 V2 वाले दे करके, तो मोस्टली केस में फार्मूला लगना आप लगा लोगे तुम, या पहले भी लगा लेते होगे तुम। जो क्वेश्चन काफ़ी लोगों को डाउट आता है वो सुन लोगे। क्वेश्चन यही है, क्या बोला, T1 टाइम तक V1 स्पीड से चला और T2 टाइम तक V2 स्पीड से चला और T3 टाइम तक V3 स्पीड से चला, तो कंप्लीट मोशन का एवरेज स्पीड निकालो। फार्मूला क्या है, V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 बाई T1 प्लस T2 प्लस T3। क्लियर बात है ये। अब देखो इसी से सवाल को कैसे देते वो, इसी सवाल को कैसे बोलते, V1 स्पीड से T1 टाइम तक चला। अभी हम लोग क्या मान रहे थे, V1 स्पीड से T1 टाइम तक चला, V2 स्पीड से T2 टाइम तक चला, V3 स्पीड से T3 टाइम तक चला। क्या देख रहे हो, मैं दिखा रहा हूं कि सीधे चल रहा है। क्या चल रहा है, कहीं बेंडिंग वेंडिंग नहीं हो रही है, तो ये देखना था तुम्हें। समझ आ गई बात। तो ये V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 बाई V1 T1 प्लस T2 प्लस T3 एवरेज स्पीड क्लियर होगी। क्लियर है। अब सवाल जो तुम्हें दिक्कत आएगी वो देखोगे। दिक्कत वाली ये वाली आती है कि बोलेगा V1 स्पीड से T1 टाइम तक के लिए चला, ईस्ट में चला, किधर चल गया हुआ, या यहाँ से स्टार्ट करें, ईस्ट इधर मान ले, ईस्ट वेस्ट समझ में आता होगा, बता रखा किधर होता है, ये वाला बिस्तर पे होता है, ये प्लेन है, तो प्लेन में तो ईस्ट वेस्ट हो गया ये, और नॉर्थ साउथ हो गया। तो पहले बोलेगा क्या, V1 स्पीड से T1 टाइम तक ईस्ट में चला। अब क्या हुआ, अपने लेफ्ट बेंड हो गया, ईस्ट में जा रहा, माउथ इधर, तो लेफ्ट किधर हो जाएगा, इधर, तो लेफ्ट की तरफ बेंड हो गया। तो गया क्या, तो T1 टाइम तक V1 स्पीड से ईस्ट में चला, और फिर क्या करे, 90 डिग्री से बेंड हो गया लेफ्ट में,
और t2 टाइम तक चला v2 स्पीड से, t2 टाइम तक चला v2 स्पीड से। क्लियर बात है ये? तो क्या क्या निकालें और डिस्टेंस निकालें, डिस्प्लेसमेंट निकालें, एवरेज स्पीड निकालें, एवरेज वेलोसिटी निकालें। आराम से सुनेंगे। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है ये? v1 स्पीड से t1 टाइम तक चला ईस्ट में, तो इसको क्या लिखेंगे? तो v1 t1 आई कैप, v1 t1। और v2 स्पीड से t2 टाइम तक चला लेफ्ट में, चला इधर घूम गया, मतलब नॉर्थ में जा रहा है वो, तो v2 t2 जे कैप। तो बेसिकली वेक्टर इतना ही आ गया, v1 t1 आई कैप प्लस v2 t2 जे कैप। ये इसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। तो अगर डिस्टेंस पूछा जाएगा तो v1 t1 प्लस v2 t2, और डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा तो वेक्टर लिख दिया ना, मैग्नीट्यूड तो निकाल लोगे तुम, v2 t2 स्क्वायर का रूट, तो क्या निकल गया? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकल गया, और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पूछा जाएगा। तो टोटल v1 t1 प्लस v2 t2 t1 प्लस t2 क्या निकल गया? स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पूछा जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट वाला अगर वेक्टर में पूछा जाएगा एवरेज वेलोसिटी, v1 t1 आई कैप प्लस v2 t2 जे कैप बाई t1 प्लस t2, दैट इज द एवरेज वेलोसिटी। और मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लोगे। समझ आ गया? तो जल्दी से एक बार तो जितना समझ में आया उसके बेसिस पे डाटा दे देता हूँ, डाटा के अनुसार से नोट कर लो। इसी क्वेश्चन में v1 t1 तक तो कोई दिक्कत ना था, उसी में बेंड कर देते, लेफ्ट राइट कर देते तो लोगों को दिक्कत आना शुरू हो जाता। तो कुछ नहीं, वेक्टर में तुम बना लोगे, ऑलरेडी तुम जान चुके हो तुम। चलें ऐसे लिखो कि कार है या कुछ भी लेगा जंक्शन लेने के मूव से 10 किलोमीटर पर आवर, v और 2v भी दे सकते हैं। 10 किलोमीटर पर आवर, कार मूव्स 10 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर्स। बेंड्स लेफ्ट, मूव्स 10 किलोमीटर पर आवर। वो चार ऑप्शन, चारों इन्फॉर्मेशन निकालना, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। पहले तो तुम बता दो टोटल टाइम ऑफ मोशन कितना हुआ। हाँ इधर टोटल टाइम ऑफ मोशन 4 घंटा, 5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, कितना? 5 घंटा। टोटल टाइम कितना होगा? 2 घंटा प्लस 3 घंटा, 5 घंटा हो गया। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब जो है तो क्या निकालना? अगर डिस्टेंस निकालना तो पहले ये डिस्टेंस इधर चल लिया 10 गुने स्पीड इंटू टाइम, तो 20 किलोमीटर इधर चल लिया। अगर वेक्टर लिखना हो 20 इंटू आई कैप, ईस्ट था ना तो 20 आई कैप, और लेफ्ट में बेंड हो गया तो ईस्ट में जा रहा हो, लेफ्ट हाथ की तरफ बेंड कर जाओगे, नॉर्थ चले गए तो नॉर्थ में कितना होगा? 10 किलोमीटर और 3 तो 30, तो 30 जे कैप, तो डेट में 20 आई कैप प्लस 30 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। डिस्टेंस पूछा जाएगा 20 प्लस 30, 50 डिस्टेंस था, डिस्प्लेसमेंट 50 नहीं होगा, कुछ और आएगा, वो कम आएगा, वो निकालोगे तुम्हें। क्लियर बात हो गई? और टाइम से डिवाइड करके एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी कर लोगे, वहाँ से वेरीफाई हो जाएगा कि डिस्टेंस ज़्यादा होता है डिस्प्लेसमेंट से, एवरेज स्पीड ज़्यादा होता है एवरेज वेलोसिटी से। क्लियर बात हो गई? क्योंकि इस केस में घूम जा रहा है तो डेफिनेटली कम आएगा। वो लोग जो पहले केस कर रहे थे तो वहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर आएगा, v1 t1 v2 t2 v3 t3, तो वहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट था बराबर है, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया था? बराबर हो गया था। दस किलोमीटर पर आवर, काम वही करना है बट अब वेक्टर में काम कर लेंगे। ईस्ट में जा रहा है पहली बार तो डैट विल बी 10 इंटू 2 डैट विल 20, 10 v1 t1 डैट विल बी आई कैप 10 इंटू 30, 10 इंटू 3 डैट विल जे कैप। तो ये हो गया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये हो गया। और मैग्नीट्यूड निकालना चाहोगे तो डैट विल 10 रूट 13। मैग्नीट्यूड पता है इन लोगों को? काफ़ी लोगों को मैग्नीट्यूड नहीं पता, देख लेगा जरा मैग्नीट्यूड कैसे निकालते। तो आई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर लो, आई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर लो और जे का कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर लो तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है।
तो 20 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, यहाँ से 10 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन ले लोगे, 10 कॉमन ले लोगे तो कितना हो गया, 4 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो गया, 9 हो गया। 4 + 9 कितना हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इतना हो गया। डिस्प्लेसमेंट की बात करी हमने, जबकि डिस्टेंस मेजरमेंट करना होगा तो 20 + 30 कितना हो गया, ये 50 किलोमीटर। कितना हो गया, 50 किलोमीटर। जबकि ये क्या आएगा, 13 है, ये 13 का रूट निकाल लोगे, 13 का रूट जो है निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये 3.6 के आसपास आ जाएगा। तो 3.6 36 आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट कम आ रहा है और डिस्टेंस क्या आ रहा है, ज़्यादा रहा है। डिस्टेंस ज़्यादा होता ही है, समझ आ गई बात। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा, डिस्टेंस ज़्यादा होता है। एक ही केस में बराबर हो सकता है। एवरेज स्पीड कौन बताएगा, 10 आएगा। यहाँ क्या कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। अब वैसे भी जनरल नॉलेज है, चला है तो 10 से ही चला ना, चेंज वेंज किया स्पीड को, क्या स्पीड तो परमानेंटली कैसे चल रहा था वो, तो अगर स्पीड चेंज ही नहीं हो तो एवरेज स्पीड भी क्या रहेगी। अरे पूरे मोशन में कितने से चला वो, 10 से ही चलता रहा ना। अगर वो चेंज करता तब तो कुछ चेंज होता वो 5 घंटे तक कितने से चला, बेसिकली 10 से चला, तो एवरेज स्पीड में कोई फर्क है नहीं पड़ेगा। या तो अगर दिक्कत है तो यहाँ से भी निकालोगे तो 5 घंटा से डिवाइड करो, एवरेज नहीं आ जाएगी। बाकी यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी तो 10√13 5 घंटा कटवट कर लोगे तुम। जब लेफ्ट राइट परेशानी आती है तो वेक्टर में कन्वर्ट कर लोगे। V1 T1 का केस कर लिया गया, या लैंग्वेज में ऐसा कुछ दिया रहेगा तो उसको भी वेक्टर में लिख करके तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आपने मेजर कर लिया। तो नेक्स्ट पार्ट में मूव करें, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इनके मेजरमेंट के कुछ और तरीके हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं, जहाँ पे ग्राफ आएगा या देखेंगे। यहाँ पे क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम को क्या बताया आपने, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम दैट इज द एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम इज द, और डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टेकन इज द एवरेज वेलोसिटी। तो लाइफ में, आपकी लाइफ में क्या आते हैं, 3 तरह के तो वेलोसिटी के बारे में चर्चा होती है। एक तो एवरेज वेलोसिटी आपने देख लिया, क्या देख लिया आपने, एवरेज वेलोसिटी। एक वेलोसिटी होती है, एक एवरेज वेलोसिटी होती है, एक वेलोसिटी और एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। 3 तरह का वेलोसिटी होती है, एक वेलोसिटी, दूसरा एवरेज वेलोसिटी और तीसरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टेकन। अगर पूछेगा वेलोसिटी बताओ, क्या बताओ, वेलोसिटी बताओ, तो जो गली मोहल्ले में जो वेलोसिटी बोलते हैं वो किसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी को बोलते हैं। समझ ये बात नहीं आई, एवरेज वेलोसिटी को गली मोहल्ले में क्या पुकारते हैं, वेलोसिटी। मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी सेम ही है, लूज सेंस में उसको वेलोसिटी बोलते रहते हैं, बट वेलोसिटी नाम का कोई टर्म होता नहीं है। क्या होता है बेसिकली, वो एवरेज वेलोसिटी होती है। तो बेसिकली कितने टर्म रहे, एक एवरेज वेलोसिटी हुआ, दूसरा इंस्टेंटेनियस हुआ। एक एवरेज वेलोसिटी, दूसरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ध्यान सुनो, एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, तो कोई जीके को लिखा रहता, तुमने पता ना कि जो मेट्रो की स्पीड इतनी होती है, तो वो जो लिखा हुआ तो कौन सा लिखा हुआ, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। डायरेक्शन रहेगा तो एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे, अदरवाइज स्पीड के टर्म्स में बोलेंगे। समझ ये बात नहीं है। तो किताबों में तुम्हें जो कॉमन जीके का किताब पढ़ते हो उसमें वेक्टर में लिखा नहीं रहता है, वो क्या लिखा रहता है, इतनी है। तो क्या बोल रहा है, स्पीड के बारे में लिखा हुआ। समझ आ गई बात।
मैं बोलना चाहता हूँ दो तरह की वेलोसिटी होती है, या तो एवरेज होगी या इंस्टेंटेनियस होगी। एवरेज को ही जो फिजिक्स का स्टूडेंट नहीं है तो क्या बोलता है उसको वेलोसिटी बोलता है। एवरेज वो नहीं लगाता, लॉजिक रहता क्या है, वो एवरेज उतना ही वो जानता है। बात क्लियर हो गई। तो एवरेज वेलोसिटी निकालना आपने सीख लिया, एक तरीका तो आपने सीख लिया। कैसे निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टेकन से। कैसे निकालते हैं? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टेकन से एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। क्लियर? जो कि कुछ डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट करने के आगे कुछ और मेथड्स हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से आएंगे। क्लियर बात हो गई। और दूसरा क्या होता है, तो इंस्टेंटेनियस वाली बात होती है। एक एवरेज होता है, दूसरा इंस्टेंटेनियस होता है। ये पोजीशन वेक्टर लिखते हैं। आर इज इक्वल टू कितना लिखा था 3D में? एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप। हाँ या नहीं? ये जब भी मैं आर लिखा तो क्या लिखा हुआ? एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिखा हुआ। समझ बात नहीं आई? जहाँ पे भी मैं आर को प्रिंट कर रहा हूँ मतलब क्या है, ये एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और ये क्या करें, इनका रेट ले लें, डी आर बाई डी टी कर दें। ये भी यही है, चेंज इन पोजिशन एंड चेंज इन टाइम ही है। तो इसे क्या बोलते हैं? तो दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तुम बोलो फिर ये भी तो चेंज है। अब पहले भी चेंज से ही मेजर कर रहे थे एवरेज वेलोसिटी भी, और इंस्टेंटेनियस भी कहाँ से मेजर कर रहे हैं? चेंज से ही मेजर कर रहे हैं। तो क्या फर्क हुआ? हाँ, ये बोलते हैं बहुत ही स्मॉल चेंज के लिए मेजर किया गया। जब बहुत ही स्मॉल चेंज के लिए मेजर करोगे तो वही चीज़ क्या बन जाएगी? इंस्टेंटेनियस बन जाती है, डिफरेंशिएशन हो जाता है। उसने न्यूटन ने क्या नाम दिया? तो डेट में डिफरेंशिएशन का नाम दिया डी आर बाई डी टी। लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलेंगे इसे? लैंग्वेज में बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आर के जगह पे तीन बातें लिखने के लिए बोला था। आर का मतलब क्या लिखो? एक्स आई कैप और बाई जे कैप और जेड के कैप। हाँ या नहीं? आर में एक्स आई कैप, एक्स को क्या बोला था? एक्स को बोला था पोजीशन का एक्स कंपोनेंट, और वाई को क्या बोला था? पोजीशन का वाई कंपोनेंट। और ये जेड क्या है? पोजीशन का जेड कंपोनेंट है। तो वेलोसिटी यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में जब डिफरेंशिएट करोगे, आर को यहाँ पूरा इस फॉर्मेट में रखोगे, आर उतारोगे, अगर ये वाला आर यहाँ पे उतार दोगे तो क्या बन जाएगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या निकल के आ जाएगा? डी एक्स बाई डी टी आई कैप और डी वाई बाई डी टी जे कैप और डी जेड बाई डी टी। क्या बोलते हैं इसे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ये एक्स कंपोनेंट है, वी एक्स बोलते हैं इसे। ये वी एक्स हो गया, ये वी वाई हो गया। आर की वैल्यू रख दिया डी एक्स बाई डी टी आई कैप डी वाई बाई डी टी जे कैप डी जेड बाई डी टी के कैप, या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऐसे लिख लेंगे। वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप वी जेड के कैप। अगर तीनों जेड नहीं रहेगा तो कहाँ तक छोड़ दोगे तुम? वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप तक ही छोड़ देंगे। एक्स वाई तीनों कंपोनेंट रहेंगे तो यहाँ तक जाओगे, अगर दो ही रहेंगे तो यहीं तक ब्लॉक कर दोगे, या सिर्फ एक्स कंपोनेंट रहेगा तो यहीं पे छोड़ देंगे। वेलोसिटी पोजीशन पे डिपेंड करता है कि दिया हो। समटाइम्स हम वेलोसिटी को डी एक्स बाई डी टी लिख के चल देंगे, मतलब क्या मान के चल रहे हैं? वहाँ पे बोल रहे हैं कि एक्स पोजीशन ही है तो एक वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट ही होगा। वहाँ पे हमारा मोशन कैसे हो रहा है? सिर्फ 1 डायमेंशन में हो रहा है। वहाँ पे क्या हो रहा है? 1 डायमेंशन में हो रहा है। अभी लिख रहे हैं तो किसमें हो रहा है मोशन? 3 डायमेंशन में हो रहा है। एक्स वाई जेड कंपाउंड तीनों यहाँ पे इन्वॉल्व है। क्लियर हो गया? पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या निकल जाता है? इसको हिंदी में क्या आपको पढ़ते हैं? 5वीं क्लास की किताब में पढ़ा होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है ये, बट वो हमारे काम का नहीं है। उसको लिखने के लिए डिफिनेशन थोड़ी आएगा आपको कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी का डिफिनेशन बताएं। ऐसा तो आना ही नहीं है क्वेश्चन। हमें क्या आना है क्वेश्चन? जो आना है उस पर कैलकुलेशन करना होगा, काम करना होगा। हमारा काम यहाँ पे जब ये एक्सप्रेशन पूरी ज़िंदगी में कभी भी ऐसा लिखा रहेगा तो इसका मीनिंग समझ लो अभी यहीं पे। इसका 3 मीनिंग होता है।
कितनी मीनिंग है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये हमारे काम का नहीं है। जहाँ पे भी लिखा रहा था ऐसा एक्सप्रेशन, तो उसका तुम्हारे लिए क्या मीनिंग है? तो यहाँ से तुम देखोगे इसका मीनिंग ये है कि जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट कर देंगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगी। ये हमारे काम का है। क्या? पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट कर देंगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा। मतलब कर देंगे, मतलब क्या करना होगा? करना पड़ेगा। वहाँ पे जहाँ पे पोजीशन वेक्टर लिखा रहेगा वहाँ पे तुम्हें करना पड़ेगा। समझ आ गई बात? पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर। क्लियर ही है? दूसरा इसमें क्या लिखा हुआ? ये लिखा हुआ उसके अंदर तुम्हें दिख नहीं रहा, बट लिखा हुआ है उसके अंदर। पोजीशन एंड टाइम का ग्राफ दिया हुआ, फोटो दिया हुआ। फोटो क्या? पोजीशन एंड टाइम का ग्राफ दिया हुआ। तो रेशियो में क्या बोलते हैं? स्लोप। देखो तो क्या निकल जाएगा? किसका स्लोप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है? पोजीशन एंड टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है। दुनिया में कहीं भी जाते हो किसी भी टाइप का फंक्शन में, लेते हूँ किसी भी प्रोग्राम में, तो 90% उसमें होता ही क्या आजकल? सेल्फी लेना। पहले अकेले लिया, फिर किसी के साथ लिया, फिर ग्रुप में लिया। मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि तुम्हारे फिजिक्स में भी क्या रहेगा? हाँ, कुछ क्वेश्चंस ग्राफ के रहेंगे। क्या रहेंगे? ग्राफ करेंगे। तो वहाँ पे दो काम करना होगा। जैसे इन्होंने भाई ने बताया, नहीं उसके पहले कुछ बोला था। क्या बोला था इसमें? अरे तुम्हें नहीं बोला था, भूल गए? नहीं, उससे पहले कुछ बोला था। हाँ, तो या तो ग्राफ रहेगा, दो ही काम करना होता, या तो स्लोप निकालना होगा या, ठीक है, एरिया वाली बातें आगे आएगी। एरिया का स्टोरी, स्लोप का स्टोरी आपने देख लिया कि जब भी इस फॉर्मेट में रहेगा, क्या रहेगा? पोजीशन एंड टाइम का फॉर्मेट रहेगा। आप पूछेगा क्या? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो क्या कर लेंगे आप? स्लोप निकाल लेंगे। दैट विल गिव यू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर है? ये निकालने के तरीके, निकालने के तरीके, टाइन थीटा निकालने को स्लोप निकालना बोलते हैं। टाइन थीटा निकालने को स्लोप निकालना बोलते हैं। टाइन थीटा दिया रहेगा, टाइन थीटा में कन्वर्ट कर दोगे तो क्या निकल जाएगा? स्लोप निकल जाएगा। स्लोप निकालने का दूसरा तरीका वो डिफरेंशिएशन भी स्लोप निकालने का तरीका। डिफरेंशिएशन निकालना भी किस तरीके का तरीका है? डिफरेंशिएशन निकालना भी स्लोप निकालने का तरीका। क्लियर बात हो गई? तरीका होता है बाई बटे एक्स रेशियो। बाई बटे एक्स रेशियो tan थीटा को परपेंडिकुलर तो बोलते हैं ना, बाई को परपेंडिकुलर एक्स बोलते हैं। तो बाई बाई एक्स रेशियो लेना। स्लोप निकालने के तीन तरीके सुन लिया। या तो डिफरेंशिएट करना, tan थीटा स्लोप निकालना है, नहीं तीनों ही तरीके से। या कौन सा तरीका? फोर्थ, चौथा नंबर, जो कि क्या बोलते हैं हम लोग? जिसको बोलते हैं होली खेलना। क्या बोलते हैं? होली खेलने में क्या करते हो तुम? ऐसे तो किसी के ऊपर लगाते हो ना, ऐसे लगाते हो, ऐसे लगाते हो, ऐसे लगाते हो। रंग गुलाल वगैरह लगाते हो ना होली में, ऐसे लगाते हैं ना। तो ऐसे लगाने को क्या बोलते हैं? अरे टेंजेंट खींचना। क्या खींचना? समझ आई बात? नहीं, कोई कर्व दिया रहेगा, फोटो दिया रहेगा, तो उस पर टेंजेंट ऐसे खींच दोगे तो क्या हो जाएगा? स्लोप निकल जाता है। क्या निकल जाता है? बात क्लियर हुई? स्लोप निकालने के चार तरीके भी बता दिए तुम्हें कौन सा तरीका पसंद है? हाँ, होली खेलना पसंद आया तुम्हें? होली खेलने के लिए जरूरी क्या है? सामने वाले भी तैयार होना चाहिए। होली खेलने के लिए जरूरी क्या है? ग्राफ होना चाहिए। ग्राफ होना चाहिए। ग्राफ रहेगा, उस पर क्या खींच कर टेंजेंट निकालोगे, तो टेंजेंट खींच दोगे तो क्या निकल जाएगा? बात क्लियर हो गई? और बाकी तुम्हें क्या हुआ?
स्लोप निकालने में का 4 तरीके में कौन सा पसंद आया तुम्हें? टेंजेंट वाला ही तुम्हें मजा आया वाला ही टेंजेंट ही। अच्छा टेन थीटा मजा आया, थीटा पता होना चाहिए तो टेन थीटा कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। क्या कर लेंगे आप? डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, टेंजेंट डालोगे। ओके टेन थीटा से टेन थीटा बाई बटे एक्स रेशियो कोई नहीं लेना चाहता है, पुराना हो गया वो। चले तो बाई एक्स का ग्राफ दिया रहेगा तो टेन थीटा निकाल के क्या कर लेंगे? टेन थीटा जेड थीटा 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 निकालना। ये दो दिया पोजीशन एंड टाइम का ग्राफ ही दिया हुआ, पोजीशन एंड टाइम का ग्राफ ही दिया हुआ। बता दो कोई वेलोसिटी का रेशियो। इस ग्राफ के अनुसार से कौन चल रहा? तो मोदी साहब चल रहे हैं, ये मोदी साहब चल रहे हैं। और इस ग्राफ पे कौन चल रहे हैं? केजरीवाल साहब चल रहे हैं। केजरीवाल साहब जो जिस ग्राफ पे चल रहे हैं, केजरीवाल साहब जिस ग्राफ पे चल रहे हैं उनका स्लोप कितना है? 1030। और मोदी साहब चल रहे हैं तो उनका स्लोप कितना है? 1060। सवाल इतना ही है कि मोदी साहब की वेलोसिटी एंड केजरीवाल साहब की वेलोसिटी का रेशियो निकालें। मोदी साहब की वेलोसिटी एंड केजरीवाल साहब की वेलोसिटी का रेशियो निकालें। मोदी साहब की वेलोसिटी एंड केजरीवाल साहब की वेलोसिटी का रेशियो निकालें। हाँ इस बार भी आया था। तो टेन थीटा निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। पोजीशन एंड टाइम का ग्राफ दिया हुआ, मोदी साहब का वेलोसिटी कितना हो गया? दैट इज इक्वल टू 1060। केजरीवाल साहब की वेलोसिटी तो दैट विल 1030। दोनों का रेशियो ले लेंगे तो दैट विल गिव यू, तो दोनों की वेलोसिटी का रेशियो निकल के आ जाएगा। पोजीशन टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का रेशियो आ जाएगा दैट विल बी 1060। एक तो tan थीटा से निकाल लेते हैं 1030 √3 एंड 1/√3 √3 एंड 1/√3 ऊपर फेंक दोगे दैट विल 3:1। जो आपको कोई एंगल अब समझ में आ गया ऐसे मेंशन करके, तो ग्राफ दिया रहेगा उस सवाल में दिया रहता, तुम्हें ये पता है, बस इतना पता होना चाहिए कि स्लोप से निकल जाता है, बाकी ये वैल्यू तुम मेंशन कर लोगे तो दैट विल गिव यू आंसर। तो पोजीशन टाइम में तो एक तो प्रोसेस ऐसा हो गया, स्लोप में तो tan थीटा निकाल के काम कर लेते हैं। दूसरा काम देख लो कि जो लोग बोल रहे हैं कि हमें टेंजेंट डालना अच्छा लगता है, तो टेंजेंट में ऐसे देख लेंगे, पहले टेंजेंट में जाने से पहले देख लो यहाँ पे स्लोप होता ही किसका है? तो स्लोप होता है किसी लाइन का, स्लोप होता किसका है? लाइन का स्लोप होता, लाइन का। सुना होगा लाइन का, दो पॉइंट को ज्वाइन करने से लाइन बन जाती है, ऐसा डेफिनेशन सुना होगा। दो पॉइंट को ज्वाइन करने से लाइन बनती है, या मल्टीपल पॉइंट के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? तो लाइन बोलते हैं। तो दैट इज द लाइन। तो स्लोप होता ही किसका है? लाइन का। तो लाइन ऐसी होगी, लाइन ऐसे से हो सकती है, ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं? अरे हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसका स्लोप 0 लेंगे, पूरी ज़िंदगी ऐसे यूज करेंगे। अगर कोई लाइन ऐसी हो तो स्लोप इसका क्या बताएंगे आप? 0। ये ऐसा लाइन हो, ऐसा लाइन हो, ये कभी कैसा भी हो, इधर कहीं भी हो तो क्या बोलेंगे इसका स्लोप? ये स्लोप 0। हाँ याद रह जाएगा। कल को बोल दिया कि पोजीशन टाइम ही है, पोजीशन टाइम ही है, और ये 2 सेकेंड पे यहाँ बोला 2 सेकेंड पे उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बता दो। क्या बता? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बता दो। तो स्लोप कितना हो गया यहाँ पे? तो 0 आंसर हो गया। समझ आई बात? नहीं आई? पोजीशन टाइम दिया हुआ, उसका स्लोप से क्या निकल जाता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं भी हो, हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं भी हो तो स्लोप कितना हो जाएगा? समझ आ गया वो लोगों को? हॉरिजॉन्टल लाइन का तो स्लोप की चर्चा हो रही, तो स्लोप कितना हो गया? हॉरिजॉन्टल लाइन का 0 हो गया। लाइन होती कैसी है? तो ऐसी एक लाइन होगी, या तो लाइन होगी कैसी, या तो लाइन ऐसी होगी या ऐसी होगी। तो ऐसा होगा तो क्या बोलेंगे? स्लोप पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव होगा। बाकी पॉजिटिव वैल्यू कैसे निकालेंगे? 1060 1030 करके निकाला था अभी। और ऐसे ऐसे जा रहा होगा तो बोलेंगे स्लोप बढ़ता जा रहा है, 1030 1060 1090। 1090 क्या होता है? लार्ज हो जाता है, तो बोलेंगे स्लोप क्या हो गया? तो लार्ज हो गया। स्लोप क्या हो गया? लार्ज हो गया, अनडिफाइंड हो गया। कोई वर्टिकल लाइन है, क्या बोला गया? वर्टिकल लाइन का स्लोप कितना होता है?
वर्टिकल लाइन का स्लोप इसका अनडिफाइंड होता है, लार्ज होता है, और इसका कितना हो गया, 0 हो गया। अब ऐसे घूम जाओ, इधर घूम जाओ तो बोलेंगे इधर स्लोप निगेटिव हो गया, और कोई लाइन इधर है स्लोप क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और 2 लाइन है तो ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, तो कौन बड़ा, तो ये बड़ा हो गया। ये स्लोप जो ज़्यादा खड़ा होगा तो क्या होगा उसका स्लोप, देखा ना। इसको और इसको देख के इसमें क्या साइंस है, ये येलो वाले में क्या साइंस है, येलो वाला में साइंस ये है कि इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या स्लोप बढ़ रहा है, तो इनमें पूछ जाएगा तो किसका स्लोप बड़ा है, अरे इसका बड़ा है। और इसको क्या बोलते हैं, जो ज़्यादा खड़ा होगा उसका तो स्लोप बड़ा होगा, हाँ या नहीं। अरे इन दोनों लाइन में कौन ज़्यादा खड़ा है, ये ज़्यादा वर्टिकल नज़र आ रहा है, इससे ज़्यादा खड़ा है ना ये, तो इसका स्लोप क्या बताएंगे, ज़्यादा होगा। दिख रहा है कि ऐसे इधर से इधर जाएंगे तो स्लोप इंक्रीज करता है, कि जैसे उधर की तरफ बेंड कर गया तो उसका बस एक ही मीनिंग होता है, क्या वो नेगेटिव स्लोप, ठीक है, इधर 0 पॉजिटिव इंक्रीजिंग, समझ आ गई बात। हाथ हम लोग करेंगे अब, 0 इंक्रीजिंग, पॉजिटिव, मैक्सिमम निगेटिव। तो जैसे ये लाइन ऐसे बेंड हो जाएंगे, ये लाइन इससे कोई मतलब नहीं, ये लाइन यहाँ भी होता, ये लाइन यहाँ होता, यहाँ होता, कहीं भी होता, तो स्लोप क्या बोलेंगे इसे, निगेटिव बोलेंगे। इन सभी लाइन्स के स्लोप क्या बताएंगे आप, निगेटिव ही बताएंगे, याद रह जाएगा। तो इनमें चर्चा नेक्स्ट टाइम करते फर्दर, अभी एक बार जल्दी से रिवाइज कर लें, जो करवाया आज की क्लास में फटाफट देख लेंगे, जैसे फर्दर नेक्स्ट टाइम करते फटाफट रिवाइज कर लेगा। नहीं, वो बोलने का मतलब वो होता है, जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं मैच खेला, तो बैडमिंटन मैच खेला तो 1 घंटे ही खेला, बट उसके लिए प्रैक्टिस उसने कितना किया, बात समझ में आ रही नहीं, तो ऐसे वो बोल रहा है, उसका बोलने का मतलब थीम नहीं समझता। बाकी बाहर में लोग 4 घंटे पढ़ के टॉप कर गया, हम तो 16 घंटे पढ़ते थे। ऐसा कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ कि जो 4 घंटे पढ़ के टॉप कर गया। वो रिमेनिंग टाइम भी वो उस मोशन में ही रहता है, वो उसको काउंट ही नहीं करता। वो इंटेंस जो पढ़ता है तो वहाँ पे ही वो मानता है, बाकी बोलता है कि नॉर्मल जो है तो नॉर्मल जो है इन्वायरमेंट में रहता है, वो उसी इन्वायरमेंट में रहता है। लामीज कहाँ से याद किया, स्टार्ट किया था हमने, लामीज में क्या बोलेगा, 3 फोर्स चाहिए, इक्विलिब्रियम होने चाहिए, F1 बाई साइन अल्फा, F2 बाई साइन बीटा, F3 बाई साइन गामा। 4 दिए रहेंगे, 2 रिमेनिंग निकाल लोगे। नेक्स्ट क्या बताया गया, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस में तो क्या बताया कि डिस्टेंस स्केलर है, और उसके अलावा क्या बताया कि डिस्टेंस एवरेज स्पीड, और उसके अलावा तो डेट विल बी एक्चुअल पाथ लेंथ एंड ग्रेटर होता है, पॉजिटिव होता है, मल्टी वैल्यूड होता है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, और क्या होगा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, एंड एवरेज वेलोसिटी, एंड तो स्मॉलर होगा डिस्टेंस और एवरेज स्पीड से स्मॉलर होगा, एंड क्या होगा तो सिर्फ निगेटिव पॉजिटिव 0 कुछ भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, और यूनिक वैल्यू होगा, 2 पॉइंट के बीच में सिंगल वैल्यू होगा, यूनिक वैल्यू होगा। तो ऐसा हमने कर लिया था। एवरेज स्पीड में क्या थे, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, एक केस बताया डिस्टेंस एंड स्पीड, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम में तो d1 प्लस d2 प्लस d3 बाई d1 बाई v1 प्लस d2 बाई v2 d3 बाई v3 कर लिया था, एवरेज स्पीड आ गया था। और इक्वल के लिए 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2 नाम दे दिया था, ससुराल कॉन्सेप्ट। और उसके अलावा क्या बताया हमने कि अगर इक्वल टाइम रेशियो होगा, टाइम और स्पीड दिया रहेगा, v1 t1 v2 t2 v3 t3 बाई t1 प्लस t2 प्लस t3, और इक्वल टाइम के लिए v1 प्लस v2 प्लस v3 बाई 3, v1 प्लस v2 बाई 2, हाँ यानी, और आधा डिस्टेंस चला और रिमेनिंग डिस्टेंस के लिए इक्वल टाइम हो गया, तो टाइम का पहले एवरेज निकाल लोगे और फिर क्या लोगे डिस्टेंस एवरेज लगा लोगे। क्लियर बात हो गई। तो ऐसा केस हमने करा था। और उसके अलावा हमने क्या करा, तो डेट विल बी, उसके अलावा इंस्टेंटेनियस क्या होता है, इंस्टेंटेनियस मीनिंग किसी स्पेशल पॉइंट पे, किसी स्पेशल मोमेंट पे क्या होता है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाता है। और निकालते कैसे थे, डिफ्रेंशिएट करके, या स्लोप से निकालते हैं, या फिर क्या निकालते हैं, तो स्लोप निकालने के तरीके थे tan थीटा डिफरेंशिएशन, या फिर y/x रेशियो, या तो कर्व दिया रहेगा, फोटो दिया रहेगा तो ग्राफ से, तो उसमें फोटो पे टेंजेंट डाल देंगे तो क्या निकल जाएगा वहाँ पे, तो स्लोप निकल जाएगा। जिनको डाउट वगैरह था पूछ लें, नेक्स्ट टाइम करते हैं इसमें आगे।